सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपकलज के अनुप्रयोग, और आप पढ़ रहे थे इसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट। पिछली क्लास में आपने उच्चिष्ट निम्निष्ट की परिभाषा पढ़ी, उसको टेस्ट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा आपने। प्रथम अपकलज परीक्षण से ये पता किया कि कोई भी फलन दे रखा हो तो उसके किसी बिंदु पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में आपने देखा था उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए आवश्यक प्रतिबंध। उसमें क्या था, कोई भी फलन दे रखा हो fx, अगर फलन fx के किसी बिंदु a पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट है तब f' 0 होना चाहिए था। तो f' 0 होना चाहिए यानी कि वो आवश्यक था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था यानी कि किसी फलन के लिए x बराबर a पर f' 0 हो तब जरूरी नहीं है कि वहाँ उच्चिष्ट या निम्निष्ट हो ही हो। लेकिन अगर उच्चिष्ट निम्निष्ट है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन उसका उल्टा सही नहीं था। उसके लिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं। फलन f(x) बराबर x3, ये फलन लिया आपने। y बराबर x3, इसका ग्राफ देखते हैं आप। ये y बराबर x3 का ग्राफ बना लिया आपने। अब 0 0 पर देखें, यहाँ f' बराबर 3x² है। यहाँ f' बराबर 0 रखते हैं। 0 रखने पर क्या आएगा, 3x² बराबर 0, यानी कि x बराबर 0, यानी कि f' x बराबर 0 पर 0 हो रहा है, लेकिन उच्चिष्ट निम्निष्ट कुछ भी नहीं है। चेक भी कर सकते हैं आप। f' 0 माइनस यानी कि 0 से कुछ कम लें तो यहीं रखना पड़ेगा। 3 × 0² वो 0 आएगा, और f' 0 प्लस यहाँ भी 3 × 0² यानी 0 आएगा। यानी कि x बराबर 0 पर फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि ना तो वहाँ उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है। आपने वो इससे फॉर्मूले से भी देखा, और यहाँ ग्राफ भी देख सकते हैं। y बराबर x3 का ग्राफ यहाँ बन रहा है। ये क्या है, y बराबर x3 वाला जो ग्राफ है x अक्ष को ओरिजिन पे टच कर रहा है। सामान्यतः तो क्या होता है, सामान्यतः ग्राफ ऐसा होता है, कोई भी फंक्शन है एक लाइन के एक ही तरफ होता है। जैसे x बराबर a पर एक ग्राफ है, इस लाइन के ऊपर है या इसके नीचे हो सकता है। लेकिन ये कैसा है, ये इसको कट नहीं कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन वाला बिंदु। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तब भी 0 आएगा। f" देखें, f" क्या आ रहा है, 6x आ रहा है। तो x बराबर 0 पर f" ये भी 0 आ रहा है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी तो पढ़ते हैं अपन, अभी आप पढ़ेंगे। तो y बराबर x3 वाला जो ग्राफ था उसका x बराबर 0 पर फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 है, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 है, यानी कि x बराबर 0 पर उच्चिष्ट निम्निष्ट कुछ नहीं है। फाइनली ये हुआ कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है जिस बिंदु पर, 0 होने से ज़रूरी नहीं है वहाँ उच्चिष्ट या निम्निष्ट हो। हाँ, ये है कि अगर उच्चिष्ट या निम्निष्ट है तो उस बिंदु पर फर्स्ट डेरिवेटिव निश्चित रूप से 0 होगा। यानी कि जो प्रथम अपकलज 0 होने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नेसेसरी तो है लेकिन वो पर सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। यानी फलन f(x) बराबर x3 के बिंदु x बराबर 0 पर f' 0 बराबर 0 है, लेकिन इस बिंदु पर फलन का कोई चरम बिंदु नहीं है, एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। चरम बिंदु उच्चिष्ट या निम्निष्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने पहले पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, कोई भी फलन f(x) दे रखा हो उसके किसी बिंदु a पर अगर उच्चिष्ट या निम्निष्ट है तो फर्स्ट डेरिवेटिव उस बिंदु पर 0 होता है अगर डिफरेंशिएबल हो, अगर f' वहाँ विद्यमान हो। लेकिन इसका ये जरूरी नहीं है कि f' 0 होने पर वहाँ उच्चिष्ट निम्निष्ट हो, यानी कि उल्टा सही नहीं है। यानी कि वो आवश्यक तो था प्रतिबंध, पर्याप्त नहीं है, नेसेसरी था, सफिशिएंट नहीं है। अब सफिशिएंट प्रतिबंध की बात करते हैं, पर्याप्त प्रतिबंध की बात करते हैं। यदि फलन f(x) के बिंदु x बराबर a पर फलन का कोई चरम बिंदु है, एक्सट्रीम पॉइंट है, तब वहाँ क्या होगा, f' बराबर 0 और f" आइदर ग्रेटर देन 0 या f" लेस देन 0 होगा। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 होगा ही होगा, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने के बाद सेकंड डेरिवेटिव f" अगर पॉजिटिव होगा तब तो वहाँ निम्निष्ट होगा, और f" नेगेटिव होगा तब वहाँ उच्चिष्ट होगा। तो पहले एक बार अपन इनको लिख लेते हैं टेस्ट के रूप में, फिर आगे इनको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए द्वितीय अवकलज परीक्षण, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो एक बार तो रिजल्ट के रूप में लिख देते हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं। फलन एफ एक्स के लिए बिंदु x बराबर a पर, पहले अपन टेस्ट की फॉर्मूला लिख रहे हैं। नंबर 1, एक उच्चिष्ट होगा यदि f डैश a बराबर 0 और f डबल डैश a लेस देन 0, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और डबल डेरिवेटिव उस बिंदु पर नेगेटिव होना चाहिए, तब तो उच्चिष्ट होगा। अगेन for the function fx there be a point of maximum at x equal to a if f dash a equal to 0 and f double dash a less than 0। अब निम्निष्ट की बात करते हैं। एक निम्निष्ट होगा यदि f dash a बराबर 0 और f डबल डैश a ग्रेटर देन 0। दोबारा से फलन fx के लिए बिंदु x बराबर a पर एक निम्निष्ट होगा यदि f डैश a इक्वल टू 0 और f डबल डैश a ग्रेटर देन 0। अगेन there be a point of minimum or you can say a minimum at x equal to a for the function fx if f dash a equal to 0 and f double dash a greater than 0। तो इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट है, इसकी सहायता से भी अपन मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और ये कैसे आ जाता है, क्यों होता है ऐसा? वैसे तो एग्ज़ाम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है, लेकिन जिन लोगों को आगे पढ़ाना है या थोड़ा और समझना है उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फलन एफ एक्स का टेलर प्रमेय की सहायता से ए के नेबरहुड में छोटे प्रतिवेश नेबरहुड प्रसार करने पर क्या आएगा, अपन लिख देते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच। ये टेलर थ्योरम आप वहाँ पढ़ते हैं जो मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह आती हैं, उसमें पढ़ते हैं। एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे चलता रहता है, ये इसका प्रसार है। जब x बराबर a पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा तो f डैश a तो 0 होगा। यदि x बराबर a पर एक चरम बिंदु पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, तब f डैश a बराबर 0। यदि h बहुत छोटी राशि हो, अपन वही छोटी राशि लेते थे, तो एच स्क्वायर से जो बड़ी घात है उनको नेगलेक्ट मान के छोड़ सकते हैं। बहुत छोटी धनात्मक राशि हो, ये एक्सपेंशन दे रखा था आपको एफ ऑफ ए प्लस एच का। अब क्या किया आपने, एच बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी राशि है तो एच को और उसकी बड़ी पावर्स को आप नेगलेक्ट करके छोड़ सकते हैं, नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। और एफ डैश ए 0 हो गया, तब यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए एफ डैश ए 0 हो गया और प्लस आ गया ये एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। अब यहाँ से अपन एफ डबल डैश ए की वैल्यू लिख लेते हैं। देयरफॉर एफ डबल डैश ए बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच स्क्वायर, और जो फैक्टोरियल 2 था वो आउटसाइड आ गया 2। ये आपके पास आ गया। एक बार शुरू से देखते हैं। फंक्शन एफ एक्स है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उसको आपने क्या किया, फलन एफ एक्स का ए के स्मॉल नेबरहुड में आप प्रसार कर दे रहे हैं। तो एफ ए प्लस एच लिखा आपने। एफ ए प्लस एच कितना होता है, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन। अब x बराबर ए पर कोई चरम बिंदु है, या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो एफ डैश ए तो 0 होगा, तो यहाँ एफ डैश ए तो 0 कर देते हैं। और चूंकि h बहुत छोटी राशि है, h बहुत छोटी राशि है, तो अपन क्या करें, एच क्यू और जो हायर पावर्स हैं वो और छोटी होंगी तो उनको नेगलेक्ट करके नगण्य मानकर छोड़ दिया। तो यहाँ एफ डैश ए बराबर 0 लिख दिया और 0 लिख दिया। फिर अपने पास क्या आ गया, यहाँ से एफ डबल डैश ए का मान आ गया, एफ डबल डैश ए आ गया 2 टाइम्स ब्रैकेट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच स्क्वायर। अब आप देखें ए बिंदु पर या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है तो इस तरह का ग्राफ होगा, तो x बराबर ये रहा आपके पास बिंदु, x बराबर a पर जो भी फलन का मान है आसपास के सारे मानों से बड़ा होगा। ये आपका a माइनस एच और ये a प्लस एच, यही ग्राफ बनाया था आपने डेफिनेशन के समय। और अगर ये x बराबर a पर मिनिमम है तो इस तरह से ग्राफ होगा, ये a पॉइंट हो गया, ये a माइनस एच और ये a प्लस एच,
फंक्शन आपका y बराबर एफ एक्स। तो आप देखें अगर x बराबर a पर उच्चिष्ट है तो एफ ए आसपास के सारे मानों से बड़ा होगा, यानी कि एफ ए प्लस एच एफ ए से छोटा होगा। एफ ए से छोटा होगा तो डबल डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा जब x बराबर a पर एक उच्चिष्ट है, और ये पॉजिटिव आएगा when there be a minimum at point x equal to a, जब x बराबर a पर एक निम्निष्ट है। तो ये फाइनल रिजल्ट रहा। बस आपको लर्न करके रखना है कि कोई भी फलन एफ एक्स दे रखा है, x बराबर a पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा तो एफ डैश a बराबर 0, और वहाँ अगर डबल डेरिवेटिव निकालें, फिर अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वहाँ क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। तो ये फाइनली आपको ये लर्न करके रखना है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, बस आपको रिजल्ट है वो लर्न करके रखना है। दोबारा देखते हैं रिजल्ट को। फलन एफ एक्स के लिए बिंदु x बराबर a पर एक उच्चिष्ट होगा, जबकि एफ डैश a बराबर 0 और एफ डबल डैश a लेस देन 0। और वहीं फिर नीचे लिख सकते हैं आप निम्निष्ट होगा, पहले भी लिखा था आपने, एक निम्निष्ट होगा जबकि एफ डैश a बराबर 0 और एफ डबल डैश a ग्रेटर देन 0। ये दो बार पर्पजली लिखा है, जिन लोगों को याद नहीं है उनको याद हो जाए। तो ये बात रही। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक इसकी जो वर्किंग रूल है वो देख लेते हैं। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात करने की क्रियाविधि। जब भी आपको कोई फंक्शन दे रखा हो एफ एक्स और आपसे कहा है इसके उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करो, यानी फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम फॉर द फंक्शन एफ एक्स, तब आप क्या करेंगे, जो फंक्शन दे रखा होगा सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर रख देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से जो पॉइंट्स आएंगे, x बराबर पॉइंट आ गए आपके पास a1 a2 एंड सो ऑन, और भी पॉइंट आ सकते हैं। अब उन सभी पॉइंट्स पर डबल डेरिवेटिव देखेंगे। अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर नेगेटिव है तो वहाँ उच्चिष्ट होगा, पॉजिटिव है तब निम्निष्ट होगा, और अगर 0 आ गया तब 0 आ गया तो आपको आगे चेक करना पड़ेगा। आगे क्या आएगा वो अपन 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। दोबारा से, जब भी आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने होंगे, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ये जो समीकरण बन गई उसके रूट्स आ गए, मान लो a1 a2 a3 एंड सो ऑन। अब उन रूट्स पर डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है किसी पॉइंट पर तो वहाँ निम्निष्ट होगा, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वहाँ उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट यानी कि मैक्सिमम होगा। और अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो फिर आगे चेक करना पड़ेगा। आगे चेक करने के लिए अपन थोड़ी देर में देखते हैं, पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3, फलन एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करो। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ये तो पहले भी किया था आपने, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया था, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। तो लेते हैं अपन इसे। दिया फलन एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब एफ डैश एक्स कितना आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, और डबल डैश एक्स निकाल देते हैं, एफ डबल डैश एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कितना आ गया, 12x माइनस 30। उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं आप, एफ डैश एक्स बराबर 0। एफ डैश एक्स बराबर 0, जो एफ डैश एक्स आया तो उसको 0 के बराबर रख देते हैं। क्या आया था आपके पास, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, तो यही लिख दिया, 6 कॉमन ले लिया। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके फैक्टर्स कर दिए आपने, 6 टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x बराबर 2 और 3। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर रूट्स आ गए। अब इन पर डबल डेरिवेटिव का मान देखते हैं। अब x बराबर 2 पर एफ डबल डैश 2 देखा, यहाँ x बराबर 2 रख देते हैं डबल डेरिवेटिव में। 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 30 यानी कि माइनस 6 आ गया, लेस देन 0 नेगेटिव है।
तो देयरफॉर x बराबर 2 पर दिए फलन का एक उच्चिष्ट है, एक मैक्सिमम है। अब 3 पर देखते हैं और f डबल डैश 3 कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं फिर 12 इंटू 3 36 माइनस 36 हो गया, यानी ग्रेटर देन 0। देयरफॉर x बराबर 3 पर दिए फलन का एक निम्नस्थ है, एक मिनिमम है। तो ये पता पड़ गया कि x बराबर 2 पर तो उच्चिष्ट है और x बराबर 3 पर निम्नस्थ है। अब वैल्यू लिखनी है तो वो लिख देते हैं। तो x बराबर 2 पर मान f2 आ गया, x बराबर 2 रख देते हैं। कितना आ जाएगा, 2 की 8 2 जा 16, 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1, तो कितना आ गया आपके पास, ये 88 यानी कि 29। और तो देयरफॉर एफ एक्स का उच्चिष्ट मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, 29। अब आप लेते हैं निम्नस्थ मान और F3 देखा आपने 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। ये अभी कैलकुलेट किया था पिछली क्लास में, 28 आया था, तो ये आ गया। इसलिए एफ एक्स का निम्नस्थ मान इस प्रकार, thus मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 28। इस प्रकार एफ एक्स का न्यूनतम मान, निम्नस्थ मान 28 होगा। तो ये फलन के उच्चिष्ट और निम्नस्थ मान आ गए। और एक क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा है फलन एफ एक्स बराबर साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इंटरवल 0 से π/2 का उच्चिष्ट और निम्नस्थ मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2 इफ दे एग्जिस्ट। ये आपने पहले भी किया था, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखा था, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं। दिया फलन एफ एक्स बराबर साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, या इसको लिख देते हैं आप एफ एक्स बराबर, पहले लिखा हुआ है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3/4 प्लस 1/4 कॉस 4x। अब एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 3/4 का डेरिवेटिव 0, ये हो गया 1/4 इंटू माइनस 4 साइन 4x, यानी सिंपली साइन 4x आ गया। एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन 4x, और डबल डेरिवेटिव कर दें इसका तब, और एफ डबल डैश एक्स ये आ जाएगा आपके पास -4 cos 4x। तो फंक्शन दे रखा था आपको साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। आपने क्या किया, उसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लिया। वो किसके बराबर आता है, 3/4 प्लस 1/4 cos 4x। बहुत बार लिख चुके हैं तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये एफ डैश एक्स निकाला, वो माइनस साइन 4x आ गया, उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, एफ डबल डैश एक्स वो माइनस cos 4x, 4 cos 4x आ गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख देते हैं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम उच्चिष्ट एवं निम्नस्थ के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, यानी माइनस साइन 4x बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया x बराबर π/4। क्यों, क्योंकि x आपको 0 और π/2 के बीच में ही लेना था, ये इंटरवल दे रखा था, तो एक ही पॉइंट आया। इस पॉइंट पर आप डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। अब एफ डबल डैश π/4, तो एफ डबल डैश π/4 क्या आएगा, यहाँ देखें आप, -4 cos ऑफ 4x यानी cos π -1 होता है, तो -4 इंटू -1 प्लस 4 पॉजिटिव। तो देयरफॉर दिए फलन के लिए x बराबर π/4 पर एक निम्नस्थ है। आपको याद हो तो यही अपन ने जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया था तब आया। तो इस तरह से जो फंक्शन दे रखा था आपको, उसके लिए आपने ये चेक कर लिया कि साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x ये दे रखा है। इस फंक्शन के लिए को आपने फर्स्ट डिफरेंशिएट निकाला, पहले 0 के बराबर रखा, जो पॉइंट आया उस पर डबल डेरिवेटिव का मान देखा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो x बराबर π/4 पर एक मिनिमम आ गया, निम्नस्थ आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब दे दिया आपको फलन एफ एक्स बराबर x प्लस 1/x का उच्चिष्ट और निम्नस्थ मान ज्ञात करो। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1/x।
अब जो फंक्शन दे रखा है बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x, देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या आ गया 1 माइनस 1/x² आ गया। अब और डबल डेरिवेटिव भी लिख लेते हैं, और एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा 2/x³ आ गया। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर कितना आ गया 1 माइनस 1/x² बराबर 0, यानी x² बराबर 1, यानी x बराबर प्लस माइनस 1। x के दो मान आ गए प्लस माइनस 1। यहाँ f डबल डैश 1 निकालते हैं आप। x बराबर 1 पर f डबल डैश 1 देखा, f डबल डैश 1 कैसा आ गया, ये 2/x³ है तो +2 आ गया, यानी कि पॉजिटिव। और x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर देखा आपने f डबल डैश -1, यहाँ रखेंगे 2/-1 होल क्यूब तो वो -2 आ गया, -2 यानी कि लेस देन 0 आ गया। यानी x बराबर 1 पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, यानी x बराबर 1 पर क्या होगा मिनिमम होगा, और -1 पर नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव, यानी कि उच्चिष्ट होगा। तो इसको देखते हैं दोबारा से। फलन एफ एक्स बराबर x प्लस 1/x के लिए x बराबर 1 पर f डैश 1 बराबर 0 आ गया, और f डबल डैश 1 ग्रेटर देन 0 आ गया, इसलिए x बराबर 1 पर एक निम्नलिखित है। और x बराबर -1 पर देखते हैं, f डैश -1 बराबर 0 और f डबल डैश -1 लेस देन 0, तो देयरफॉर x बराबर -1 पर एक उच्चिष्ट है। देयर इज ए मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1। अब इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिख देते हैं। अब दिए फलन का उच्चिष्ट मान, दिए फलन कौन सा था, एफ एक्स बराबर x प्लस 1/x का उच्चिष्ट मान किस बिंदु पे आया था -1 पे, तो f -1 हो गया, f -1 -2 हो गया। और निम्नलिखित मान किस पर आया था, f1 पर, f1 वो 2 हो गया। तो जो फलन दे रखा था उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्या था अपने पास फंक्शन था आपके पास एफ एक्स बराबर x प्लस 1/x। फर्स्ट डेरिवेटिव देखा आपने 0 रखा तो वहाँ से 1 और -1 2 पॉइंट आ गए, 1 और -1 2 पॉइंट आ गए। और 1 पर डबल डेरिवेटिव देखा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा था तो 1 पर एक मिनिमम है, निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित मान कितना आया -2 नहीं -1 पर 1 पर निम्नलिखित है तो निम्नलिखित मान कितना आया 2, और -1 पर उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट मान कितना आया -2। अब यहाँ वैसे तो सही आ गया लेकिन ये कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। गड़बड़ कैसे दिखाई दे रही है, उच्चिष्ट मान तो दिखाई दे रहा है आपको -2 और निम्नलिखित मान दिखाई दे रहा है 2, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो छोटी है और मिनिमम वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ जो मैक्सिमम वैल्यू है जरूरी नहीं है वो मिनिमम वैल्यू से बड़ी हो, यानी कि उच्चिष्ट मान निम्नलिखित मान से छोटा भी हो सकता है। कोई गलती तो नहीं हो गई, गलती नहीं है। जो मैक्सिमम मिनिमम बताए थे वो तो टर्निंग पॉइंट होते हैं। टर्निंग पॉइंट बर्तन बिंदु कौन से थे, जहाँ उच्चिष्ट बिंदु पर कहाँ होता है, जहाँ वक्र वर्धमान से ह्रासमान हो रहा हो, जहाँ इसकी प्रकृति में परिवर्तन आ रहा हो, कैसे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा हो। और निम्नलिखित पॉइंट कौन सा था, ऐसा था जहाँ फलन की जो नेचर है वो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रही हो। तो ये तो कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटी भी हो सकती है। बहुत से मिनिमम हो सकते हैं, बहुत से मैक्सिमम होते हैं किसी फलन के, उसमें कुछ मिनिमम ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत से मैक्सिमम से बड़े हों। अब इसी चीज़ को अगर अपन ग्राफ बनाए या y बराबर 1/x का ग्राफ बना, y बराबर x प्लस 1/x इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। यहाँ x बिलोंग्स टू r0, 0 पर तो परिभाषित है नहीं, क्योंकि 0 पर तो क्या होगा, ये 1/0 डिफाइन नहीं होगा, ये आ जाएगा। तो y बराबर x प्लस 1/x का ग्राफ बनाते हैं आप। ये तो आपका x हो गई। अब देखते हैं, अब आपने ये तो देख लिया कि x बराबर 0 पर तो डिफाइन है नहीं, x बराबर 1 पर तो मिनिमम है और x बराबर -1 पर उच्चिष्ट है। तो देखें x बराबर 0 पर तो ये परिभाषित नहीं है, x टेंड्स टू 0 पर ये इन्फिनिट की ओर जाएगा। x अगर पॉजिटिव होगा तो 1/x भी पॉजिटिव होगा,
और x टेंड्स टू इन्फाइनाइट पर ये 0 की ओर जा रहा है। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस तरह से ग्राफ बना, ये पॉइंट आ गया 1,2 और इसी तरह से ग्राफ इधर आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया -1, -2। अब आप देख सकते हैं x बराबर 1 पर क्या है, कर्व नीचे पहले डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग हो रहा है, और ये नीचे इसी तरह से -1 पर क्या है, पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनिट की ओर जाएगा, टच तो करेगा नहीं कभी भी, इसी तरह इधर भी टच नहीं करेगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो जो आप चेक कर रहे थे वो आपका वेरीफाई हो गया। तो y बराबर x + 1/x के लिए x बराबर 1 पर पॉइंट ऑफ मिनिमम है और x बराबर -1 पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, और इसी के कारण यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटी है। तो फाइनली एक तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कभी भी ज़रूरी नहीं है कि उच्चिष्ट वैल्यू हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू हो, मतलब उच्चिष्ट का मतलब ग्रेटेस्ट नहीं है, महत्तम नहीं है, और निम्नलिखित का मतलब न्यूनतम यानी कि लीस्ट नहीं है। ये भी अपन पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। तो एक आप ये क्वेश्चन किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लेते हैं प्राचलिक फलनों के लिए उच्चिष्ट व निम्नलिखित, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, अभी तक तो आप कार्टेशियन फंक्शंस कर रहे थे, y बराबर fx टाइप के फंक्शन दे रखे थे। अब क्या होगा, x और y दोनों वेरिएबल किसी तीसरे चर के पदों में दे रखे होंगे। माना दिया फलन x = फंक्शन ऑफ t और y = अनदर फंक्शन ऑफ t, ये है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो इसका dy/dx वगैरह निकालना जानते हैं, वही चीज़ है, लेकिन फिर भी एक बार अलग से लिख लेते हैं। फलन x बराबर फंक्शन ऑफ t और y बराबर अनदर फंक्शन ऑफ t के लिए dy/dx क्या होता है, dy/dt अपॉन dx/dt। इसको y डैश और x डैश भी लिख सकते हैं, पर अभी ऐसा ही रहने देते हैं। अब डबल डेरिवेटिव देखते हैं, और d2y/dx², ये कितना हो जाएगा, ddx ऑफ dy/dt अपॉन dx/dt। आपको तो d2y/dx² निकालना था, तो आपने x के सापेक्ष dy/dx का दोबारा से कर दिया। लेकिन ये तो t के फंक्शन है, x के सापेक्ष कैसे होगा, x के सापेक्ष नहीं होगा। तो क्या करें, पहले t के सापेक्ष फिर t का x के सापेक्ष कर देते हैं, यानी यहाँ लिख देते हैं dt ऑफ dy/dt अपॉन dx/dt इंटू dt/dA, ये आ गया। अब इसको u/b से कर दिया आपने। तो पहले u/b में क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे रखते हैं, तो dx/dt आपने ऐसे कैसे रखा, dy/dt का किया, वो हो गया d2y/dt² माइनस dy/dt ऐसे कैसे रखा, dx/dt का किया d2x/dt², और नीचे स्क्वायर करते हैं तो dx/dt होल स्क्वायर हो गया, इंटू एक dx/dt अलग से आ गया। क्या था आपके पास, dt/dx था, नीचे ले आए तो dx/dt हो गया। फिर दोबारा से देखते हैं, फंक्शन दे रखा था आपको x बराबर ft और y बराबर gt, पहले dy/dx लिखा, फिर d2y/dx² निकाल दिया आपने। अब उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए क्या होता है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए अपन करते हैं dy/dx बराबर 0 रखते हैं, dy/dx बराबर 0 इम्प्लाइज, अब ये दोनों 0/0 तो हो नहीं सकते, तो क्या होगा यहाँ पर dy/dt बराबर 0 और dx/dt नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला तो 0 होना ही नहीं चाहिए, अगर नीचे वाला 0 होगा और ऊपर भी 0 हो गया तो 0/0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, dy/dx 0 कब होगा, जब dy/dt 0 हो लेकिन dx/dt 0 ना हो। और d2y/dx² देखते हैं फिर इस स्थिति में, d2y/dx² ये रहा, dy/dt 0 दे रखा है तो ये तो 0 हो गया, dx/dt 0 है नहीं तो dx/dt और dx/dt कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आया अपने पास क्या आया, d2y/dt² अपॉन dx/dt होल स्क्वायर, और dx/dt 0 नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि d2y/dx² जो d2y/dt² का वही साइन होगा जो d2y/dt² का होगा। तो देयरफॉर जब
d2y डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो तब d2y डी टी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगी, d2y डी टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और जब d2y डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो तब d2y डी टी स्क्वायर भी लेस देन 0 होगी। तो ये रहा फाइनली, यानी कि dy डी एक्स 0 होगा तो dy डी टी 0 होगा, और d2y डी एक्स स्क्वायर का जैसा साइन होगा वैसा ही d2y डी टी स्क्वायर का साइन होगा। तो यही चीज़ अपन सारी लिख लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं। माना दिया फलन x बराबर ft और y बराबर gt है, तो t के किसी मान के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ट होगा यदि dy डी टी बराबर 0। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए dy डी टी बराबर 0 होना चाहिए, और उसी बिंदु पर उच्चिष्ट के लिए क्या होना चाहिए, उच्चिष्ट के लिए होना चाहिए d2y डी टी स्क्वायर लेस देन 0। निम्निष्ट के लिए, मिनिमम के लिए d2y डी टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फाइनली ये आप याद करके रखेंगे। कोई भी फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन दे रखा है x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t और y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, तो उसके लिए मिनिमम मैक्सिमम चेक करना है। तो dy डी टी उस जिस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम है dy डी टी 0 होगा, फिर वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो d2y डी टी स्क्वायर के साइन से डिसाइड होगा। d2y डी टी स्क्वायर नेगेटिव है तो वहाँ मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा। इस पर भी ये क्वेश्चन देखते हैं। अब दे दिया प्राचलिक फलन x इक्वल टू a cos थीटा कॉमा y इक्वल टू v sin थीटा के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करो। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा। एक मेथड तो यह है कि यहाँ से थीटा को हटा दें, थीटा को हटा दें, क्या करें, थीटा एलिमिनेट कर दें और वो कार्टेशियन में समीकरण ले लें। अगर इन दोनों से हटाते हैं, आप देखते हैं, जानते हैं आप, ये x अपॉन a बराबर कितना हो गया, यहाँ x अपॉन a बराबर cos थीटा और y अपॉन b बराबर sin थीटा। इनको वर्ग करके जोड़ दिया, देयरफॉर वर्ग करके जोड़ने पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 आ गया। ये तो जान पहचान वाला कर्व आ गया। जान पहचान वाला कौन सा है, तो दीर्घवृत्त होता है, एलिप्स होता है। अगर ए बी से बड़ा है, मान लेते हैं कि माना ए बी से बड़ा है, तो ये कर्व ऐसे बनता है। तो ये ऊपर वाला पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, b, और ये मान लिया बी डैश है, इसके पॉइंट होंगे 0, -b। अगर ए बी से बड़ा है तो बी पॉइंट, कैपिटल बी पॉइंट जिसके निर्देशांक 0, v है, वहाँ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया और नीचे पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया। यानी कि x बराबर 0, y बराबर b रख देंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास। तो ये मैक्सिमम। और अगर इससे देखें पैरामेट्रिक से, x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 cos थीटा 0, cos थीटा 0, तो यहाँ थीटा बराबर π/2 आएगा और यहाँ थीटा बराबर 3π/2 आएगा। तो थीटा बराबर π/2 पर तो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और थीटा बराबर 3π/2 पर मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन अपन को इस तरह से नहीं करना है, पैरामेट्रिक अप्रोच से करना है, तो उससे देखते हैं। दिए फलन x बराबर a cos थीटा कॉमा y बराबर b sin थीटा के लिए आपने लिखा dx ओवर डी थीटा, वो तो हो गया -a sin थीटा, और dy डी थीटा लिखा, dy डी थीटा हो गया b cos थीटा। साथ साथ लिख देते हैं d2y डी थीटा स्क्वायर, d2y डी थीटा स्क्वायर, ये हो गया -b sin थीटा। अब आपने क्या किया, dy डी थीटा को 0 रखा। अब dy डी थीटा बराबर 0 इम्प्लाइज b cos थीटा बराबर 0। इसका मतलब थीटा बराबर π/2 और 3π/2। कहाँ ले रहे हैं अपन, ये 0 से लेके 2π के बीच में ले रहे हैं, क्योंकि क्लोज कर्व है आपका, 0 से 2π की वैल्यू आएगी बस। तो थीटा बराबर 2 मान आ गए आपके पास, π/2 आ गया, 3π/2 आ गया। अब dx ओवर डी थीटा देखें, π/2 पर है, 3π/2 पर 0 नहीं है, इतना ही चेक करना था आपको। अब डबल डेरिवेटिव देख लेते हैं। थीटा बराबर π/2 पर
d2y डी थीटा स्क्वायर। साइन पाई बाई 2 1 होता है तो कैसा आ गया, माइनस बी आ गया, माइनस बी यानी कि नेगेटिव आ गया। इसका मतलब थीटा बराबर पाई बाई 2 पर क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। और थीटा बराबर 3 पाई बाई 2 पर d2y डी थीटा स्क्वायर, ये क्या आ गया, 3 पाई बाई 2 पर साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, माइनस बी इंटू माइनस 1 प्लस बी, ये पॉजिटिव हो गया। तो फाइनली ये हुआ कि थीटा बराबर पाई बाई 2 पर उच्चिष्ट मैक्सिमम और थीटा बराबर 3 पाई बाई 2 पर निम्निष्ठ मिनिमम। इस प्रकार दिए फलन का थीटा बराबर पाई बाई 2 पर उच्चिष्ट होगा, इसलिए उच्चिष्ट मान कितना हो गया, देयरफॉर बाई उच्चिष्ट मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बी साइन थीटा 1 यानी कि बी हो गई। और थीटा बराबर 3 पाई बाई 2 पर दिए फलन का निम्निष्ठ होगा, वही ग्राफ से दिखाई दे रहा था। अब निम्निष्ठ मान ले लेते हैं, देयरफॉर बाई मिनिमम कितना हो गया, बी इंटू साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 यानी कि माइनस बी आ गई। तो जो फंक्शन दे रखा था मैक्सिमम वैल्यू तो उसकी बी आ गई और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, इसकी माइनस बी आ गई। यही आप ग्राफ से देख रहे थे। तो बाई की यहाँ मैक्सिमम वैल्यू बी थी, बाई मैक्सिमम ये बी और बाई मिनिमम ये आपका माइनस बी। ये आपने बिना डेरिवेटिव के पहले से ही ग्राफ से ही चेक कर लिया था। जो भी फलन आपको पता है उनके मान तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास मैक्सिमम मिनिमम निकालने का डबल डेरिवेटिव टेस्ट हुआ, उस पर आपने कुछ क्वेश्चंस भी किए और फिर पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है संवृत अंतराल में महत्तम व न्यूनतम मान, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू इन ए क्लोज इंटरवल। अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि y बराबर x प्लस 1/x का मान देख रहे थे। वहाँ क्या था, वहाँ जो उच्चिष्ट मान था निम्निष्ठ मान से छोटा था। तो इसी तरह और कोई इंटरवल दे रखा और वो फलन का एक्सपेंशन कहाँ था, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट के बीच में कहीं था। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं कि टर्निंग जो उच्चिष्ट निम्निष्ठ है वो तो टर्निंग पॉइंट होते हैं। x प्लस 1/x का अधिकतम मान तो इन्फिनिट की ओर जा रहा था, निकालना संभव ही नहीं था। और न्यूनतम मान लीस्ट वैल्यू वो भी माइनस इन्फिनिट की ओर जा रहा था। यानी जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे बढ़ते जा रहे थे और x का मान घटाने पर उसका मान घटता जा रहा था। तो जब ऐसे फलन का जब मान निकालते हैं तो एक सर्टेन इंटरवल दे रखा होता है। तो इंटरवल में आप मान कैसे निकालेंगे, इंटरवल में मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जो फंक्शन दे रखा होगा उसके टर्निंग पॉइंट निकालेंगे गिवन इंटरवल में। टर्निंग पॉइंट पर वैल्यू देखेंगे और जो एंड पॉइंट्स हैं उन पर वैल्यू देखेंगे। जो सबसे बड़ा मान आएगा वो तो उसका महत्तम मान होगा और जो सबसे छोटा मान आएगा वो न्यूनतम मान होगा। कई बार महत्तम मान और उच्चिष्ट मान बराबर होते हैं और कई बार निम्निष्ठ और न्यूनतम दोनों बराबर होते हैं, कई बार अलग अलग होते हैं। उस फलन में अलग अलग थे। और y बराबर साइन एक्स देखें, जैसे आप y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है ये y बराबर साइन एक्स का इस तरह से ग्राफ चलता है। इसमें क्या है, बहुत से उच्चिष्ट हैं और बहुत से निम्निष्ठ हैं। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, आगे कितना भी आगे ले सकते हैं। पीछे भी आपने ये माइनस पाई के बीच में पाई तक ले लिया। अब ये पाई बाई 2 पर क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, उच्चिष्ट है। यहाँ 5 पाई बाई 2 पर भी उच्चिष्ट है, 3 पाई बाई 2 पर निम्निष्ठ है, माइनस पाई बाई 2 पर निम्निष्ठ है। यानी कि y बराबर साइन एक्स के ग्राफ में अनंत उच्चिष्ट बिंदु वाले बिंदु होंगे और अनंत निम्निष्ठ वाले बिंदु होंगे और कभी भी मान इसका 1 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपकी कहें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो तो 1 आएगी और आपसे कहें इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो तब भी 1 आएगी, क्योंकि इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, ये जा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू बराबर है, उच्चिष्ट मान और महत्तम मान दोनों बराबर हैं। कुछ फलन ऐसे भी हो सकते हैं, मैं 1-2 ग्राफ और बनाता हूँ आपको अभी। कुछ फलन ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ उच्चिष्ट मान और महत्तम मान अलग अलग हों, निम्निष्ठ मान और न्यूनतम मान अलग अलग हों। और ग्राफ देखते हैं। ये इंटरवल ए से बी में ग्राफ बना लिया आपने। अब जैसे ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट मान लो C1 पॉइंट है और ये वाला पॉइंट मान लिया आपने C2 है। तो यहाँ क्या है, अगर इस फलन की y बराबर fx है, सपोज ये फलन y बराबर fx है
तो यहाँ एफ ए कौन सा है, महत्तम मान है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पर ऊपर तक ग्राफ जा रहा है, उच्चस्त तो यहीं आ गया इसका। अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो C2 पर आ रही है, मिनिमम वैल्यू देखें C1 पर आ रही है, लेकिन C1 से भी नीचे वो B पॉइंट पर आ रहा है। तो लीस्ट वैल्यू कहाँ आएगी, न्यूनतम मान कहाँ आएगा, B पर आएगा। एफ बी ये न्यूनतम मान हो गया, लीस्ट वैल्यू हो गई। C1 पर देखें, C1 पर कौन सा मान आ रहा है, निम्नतम मान, मिनिमम वैल्यू। और C2 पर देखें, उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कौन सा फंक्शन रहा, कोई भी फलन y बराबर fx का ग्राफ बनाया जहाँ की उच्चतम मान और ग्रेटेस्ट वैल्यू दोनों अलग अलग थे। पहले y बराबर sin x में सेम थे। एक और ग्राफ देखते हैं, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये आपकी क्या है, C1 पॉइंट है, ये C2 पॉइंट है। तो यहाँ देखें जो मैक्सिमम है, C1 पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन इससे ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा, तो यही C1 पर ही मैक्सिमम है और C2 पर ही मिनिमम है। मतलब C1 पर ही मैक्सिमम और C1 ही ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इसी तरह C2 पर ही मिनिमम वैल्यू है और C2 पर ही लीस्ट वैल्यू है, दोनों पॉइंट ओवरलैपिंग है। यहाँ FC1 ये कौन सा है, उच्चतम मान भी है, उच्चतम मान एवं महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू दोनों ही इसी पर हैं। और C2 पर देखें आप, C2 पर मिनिमम वैल्यू भी है और लीस्ट वैल्यू भी है, निम्नतम मान और न्यूनतम मान दोनों ही इसी पर हैं, मिनिमम वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू। ये हो गया। ऐसे बहुत से फंक्शन हो सकते हैं जहाँ बहुत से मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से अधिक हो, जैसे y बराबर x प्लस 1/x में देखा था। एक ग्राफ और बनाते हैं, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट आपने ले लिया C1, ये वाला पॉइंट ले लिया C2, ये वाला पॉइंट C3, ये वाला पॉइंट C4, ये C5, C6, C7, यानी इंटरवल A से B में आपने वही फंक्शन y बराबर fx का ग्राफ ले लिया। अब निम्नतम बिंदु कौन से हैं, निम्नतम बिंदु पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम, मिनिमा कहाँ कहाँ पर हैं, देखें C2 पर मिनिमम आ रहा है और C2 पर आ गया, फिर C4 पर आ गया, C2 के बाद C4 पर, फिर C6 पर आ गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। और आगे भी हो सकते थे। और उच्चतम बिंदु पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन से हैं, सबसे पहले आपके पास C1 पॉइंट पर मैक्सिमा दे रखा है, फिर C3 पर दे रखा है, फिर आपके C5 पर दे रखा है, ये है C7 पर दे रखा है। एक तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैक्सिमम के बाद फिर मिनिमम आ रहा है, ऐसा नहीं है मैक्सिमम आ गया फिर मैक्सिमम आ गया, यानी मैक्सिमम और मिनिमम ऑल्टरनेटली आएंगे। ये इनके अपन गुणधर्म देखेंगे तब पढ़ेंगे। दो मैक्सिमम के बीच कंटिन्यूअस कर्व होगा डेफिनेटली, दो मैक्सिमम के बीच में निश्चित रूप से एक मिनिमम होगा, दो मिनिमम के बीच में कंज्यूगेटिव जो मिनिमम है उनके बीच में निश्चित रूप से एक मैक्सिमम होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ देख सकते हैं C4 पर क्या है, यहाँ C4 पर मिनिमम है और ये C4 पर जो मिनिमम वैल्यू है C1 की उच्चतम वैल्यू से ग्रेटर है। C1 बिंदु पर क्या है, देखें आप, C1 बिंदु पर आपको दिखाई दे रहा है उच्चतम और C4 पर दिखाई दे रहा है निम्नतम। ये C4 जो है वो C1 से भी बड़ा है और यहाँ C7 पर है, ये भी देख सकते हैं। और FC4 ग्रेटर देन FC7, यानी कि बहुत से निम्नतम मान ऐसे हो सकते हैं जो उच्चतम मानों से बड़े हों। तो इस तरह से फाइनली आपके पास ये हुआ कि आप ये ध्यान रखेंगे कि उच्चतम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है वो सबसे अधिक मान हो। अपन जब पढ़ रहे थे a-h अंतराल लिखा था और h कौन सी राशि लिखी थी, छोटी राशि लिखी थी, अति सूक्ष्म राशि लिखी थी। तो इसलिए वो कौन से पॉइंट होते हैं, टर्निंग पॉइंट होते हैं। और इसी कारण उनको कुछ बुक्स जैसे अभी नई बुक आ रही है उनको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम भी बोलते हैं, स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम, क्योंकि छोटे से नेबरहुड में होते हैं, छोटे से एरिया में होते हैं, छोटे से पड़ोस में होते हैं, इसलिए वो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम कहलाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बहुत से उच्चतम और बहुत से निम्नतम हो गए, तो इन सभी उच्चतमों में जो सबसे बड़ा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम कहलाता है
और सभी निम्नलिखितों में जो सबसे छोटा होगा वो ग्लोबल मिनिमम कहलाएगा और जो सबसे बड़ा उच्चतम होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगा। तो ये आपके पास उच्चतम निम्नलिखित मान जब अंतराल में निकालने होंगे तो इसी को देख के अपन कह सकते हैं जब किसी इंटरवल में फलन f(x) का महत्तम और न्यूनतम मान निकालना हो तो क्या करेंगे, अपन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और f' बराबर 0 रख देंगे। उससे बहुत सी वैल्यू आएंगी, वो कौन सी आएंगी, टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे। तो सभी टर्निंग पॉइंट पर आप मान निकालते हैं, और जो एंड पॉइंट हैं, सिरे वाले बिंदु हैं, उन पे भी निकालते हैं। उन सभी मानों में जो सबसे बड़ा होगा वो उसका महत्तम मान आएगा और जो सबसे छोटा होगा वो न्यूनतम मान आएगा। इसी को एक बार दोबारा देख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं। ग्रेटेस्ट और लीस्ट तो ये आपने देखा, अब इसके वर्किंग रूल कैसे करते हैं वो एक बार लिख लेते हैं। अब समृद्ध अंतराल में महत्तम व न्यूनतम मान ज्ञात करने की क्रियाविधि, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू इन ए क्लोज इंटरवल। तो पहले अपन ले लेते हैं कि माना दिया फलन f(x) है, यहाँ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू। जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे वही वर्किंग रूल है। क्या करें, f' निकालें, 0 के बराबर रख दें। उस इक्वेशन से जो वैल्यू जाएंगी, x के जो मान आएंगे वो सारे टर्निंग पॉइंट आएंगे। उन सभी टर्निंग पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, साथ साथ सिरों पर भी देखेंगे। जो मान सबसे बड़ा होगा वो फलन का इस अंतराल में महत्तम मान होगा और जो मान सबसे छोटा होगा वो इस अंतराल में न्यूनतम मान होगा। यही अपन लिख लेते हैं। माना फलन f(x) के लिए समीकरण f' बराबर 0 के अंतराल ए बी में मूल यानी कि रूट्स c1 c2 c3 ... cn है। यानी जो फंक्शन दे रखा था f(x), आपने क्या किया, f' निकाल दिया और 0 के बराबर रख दिया। f' बराबर 0 रखा और उससे समीकरण बन गई। उस समीकरण को सॉल्व कर लिया, ये रूट्स आ गए c1 c2 c3 अप टू cn। ये सारे टर्निंग पॉइंट आ गए। अब इन टर्निंग पॉइंट पर अपन वैल्यू निकालते हैं, सभी पर फलन की वैल्यू निकालते हैं और सिरों पर भी निकालते हैं। जो मान सबसे बड़ा होगा वही फलन f(x) का अंतराल ए बी में महत्तम मान होगा और जो मान सबसे छोटा होगा वो फलन f(x) का अंतराल ए बी में न्यूनतम मान होगा। अब समुच्चय, इन सभी मानों का एक समुच्चय बना दिया, fa fc1 fc2 fc3 ... fcn fb। अब समुच्चय में जो मान सबसे बड़ा, ब्रैकेट में लिख देते हैं सबसे छोटा, दोनों एक साथ लिख देते हैं, होगा वही फलन f(x) का अंतराल ए बी में महत्तम मान ग्रेटेस्ट वैल्यू और ब्रैकेट में न्यूनतम मान लीस्ट वैल्यू होगा। यही जो सबसे बड़ा मान आएगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी और जो सबसे छोटा आएगा वही लीस्ट वैल्यू होगी। तो ये आपका वर्किंग रूल हो गया, तरीका हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 7। फलन f(x) बराबर x³ - 18x² + 96x + 1 का समृद्ध अंतराल 0,9 में महत्तम व न्यूनतम मान ज्ञात करो। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) = 2x³ - 15x² + 36x + 1 + 96x 6x + 1 इन द क्लोज इंटरवल 0,9। तो अब क्या करेंगे, जैसे अभी बात कर रहे थे, पहले f' निकालें, f' बराबर 0 रख के समीकरण बनाएं। उस समीकरण के मूल और सभी मूल जो भी आएंगे उन पर f(x) का मान निकालेंगे और साथ साथ सिरों पर f(x) का मान निकालेंगे। जो मान सबसे बड़ा होगा वो महत्तम मान आएगा और जो छोटा होगा वो न्यूनतम मान आएगा। तो करते हैं इसको। दिया फलन f(x) बराबर x³ - 18x² + 96x + 1, इसलिए f' डिफ्रेंशिएट कर दिया सिंपल, 3x² - 36x + 96। अब समीकरण f' बराबर 0 से यहाँ से इसकी वैल्यूज देखते हैं। 3 कॉमन ले लिया आपने, x² - 12x + 32 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज फैक्टर हो गए आपके x - 4 x - 8 = 0। तो देयरफॉर x बराबर 4 और 8 आ गए। अब आपके पास 4 और 8 दो मान आ गए। तो सेट जो आपको बनाना था उसमें क्या लिखना है, f0। अब f0
f0 तो कितना आ गया, यहाँ वैल्यू रख दी 1 आ गया। f4 रखते, f4 x बराबर 4 लिखा, 4 टू दी पावर 3 64 माइनस 16 और 16 और 18 256 यानी कि 288 प्लस 4 इंटू 96 हो गया आपका 284 384 प्लस 1। ये चेक किया आपने, f4 64 और 384 ऐड कर देते हैं, 64 और 384 ये हो गया 886 4 448 288 सब्ट्रैक्ट कर दिया 0 6 1 161 आ गया। फिर यहाँ लिया आपने अब f8 आ गया, f8 आएगा आपके पास 8 क्यूब, ये 512 आ जाएगा। 18 इंटू 16 64 प्लस 96 इंटू 8 प्लस 1। ये चेक करते हैं आप, f8 यहाँ ऐड कर देते हैं, ये 5112 ये 128 आ गया। फिर लेते हैं आप f9 आएगा आपके 9 टू दी पावर 3 माइनस 18 इंटू 81 प्लस 96 इंटू 9 प्लस 1। तो उसको कर लेते हैं 9 टू दी पावर 3 81 729 प्लस 96 इंटू 9 ये 136 आ गया। f9 इक्वल टू 136। अब देखिए चारों वैल्यूज आ गई आपके पास, f0 1 आ गया, f4 161 आ गया, कैलकुलेशन और आप चेक कर लेना, f8 128 और ये। तो सबसे मिनिमम वैल्यू तो कौन सी आ गई, 0। न्यूनतम मान 0 आ गया और अधिकतम मान 161 आ गया। इस प्रकार दिए फलन का अंतराल 0,9 में न्यूनतम मान लीस्ट वैल्यू 0 और महत्तम मान 161 होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फंक्शन आपको दे रखा है f(x) बराबर एक्स क्यू माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 1। आपको इंटरवल 0,9 में इसका जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपने क्या किया, जैसे आपको पहले से पता है f' निकाला, f' निकाल के 0 के बराबर रख दिया, उससे 2 रूट आ गए 4 और 8। तो अपने पास 4 पॉइंट हैं। अब अपने पास कौन कौन से 4 पॉइंट हैं आपके पास, 4 पॉइंट आपके पास थे 0 4 8 और 9। इन चारों पर आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली। f0 1 के बराबर आ गया, f4 161 आ गया, f8 128 आ गया और f9 136 आ गया। अब इन चारों वैल्यू में यही आपको करना था, पहले f' बराबर 0 रखना था, जो वैल्यू जाएंगी उन वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। चारों में जो सबसे छोटा मान है वो लीस्ट वैल्यू है, सबसे छोटा कौन सा है 1, और जो सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है। यहाँ देख सकते हैं 4 और 8, तो 4 पर जब आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू भी है और ग्रेटेस्ट वैल्यू भी है। लीस्ट वैल्यू इसकी 1 है, लेकिन जब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे वो 128 आएगी, क्योंकि f' बराबर 0 रखने पर जो रूट्स आए वो 4 और 8 आए। तो 4 और 8 पर ही डबल डेरिवेटिव चेक करना होगा आपको, वो इस क्वेश्चन में नहीं था पर आप कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ लीस्ट वैल्यू 1 और ग्रेटेस्ट वैल्यू 161, और अगर आप तरीके से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे वो भी 161 आएगी, और जो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे वो 128 आएगी। तो इस तरह से आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। अब आपने मैक्सिमम मिनिमम की डेफिनेशन हो गई, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपने क्वेश्चंस भी कर लिए। अगली क्लास में फिर और इससे आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, हायर डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लेंगे। तो सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपकलज के अनुप्रयोग। उसमें आपका टॉपिक चल रहा है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो पिछली क्लास में आपने देखा कि किसी फलन के लिए किसी बिंदु पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट होने की सफिशिएंट कंडीशन क्या है, पर्याप्त प्रतिबंध कौन से हैं, उनके आधार पर ही आपने डबल डेरिवेटिव टेस्ट देखा, उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने का द्वितीय अपकलज परीक्षण देखा आपने। साथ साथ किसी अंतराल में फलन का महत्तम और न्यूनतम मान वो देखा कैसे निकालते हैं और क्या होता है,
उच्चतम मान और महत्तम मान में क्या अंतर है ये भी आपने देखा। निम्नतम मान और न्यूनतम मान में क्या अंतर है, कभी ये बराबर हो भी सकते हैं कभी नहीं भी होते हैं। उच्चतम मान कई बार निम्नतम मान से छोटा हो जाता है। ये सब देखते हुए आपने कुछ एग्जाम्पल्स किए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं उच्चतम व निम्नतम के लिए उच्च अवकलज परीक्षण, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। पिछली बार आपने देखा था कि एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से उच्चतम निम्नतम निकाल सकते हैं आप, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकाल सकते हैं। कोई भी फलन दे रखा हो y बराबर एफ एक्स, अगर किसी बिंदु x बराबर a पर उसका उच्चतम है तो उस बिंदु पर dy/dx 0 होता है और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। और अगर निम्नतम है तब dy/dx 0 होता है और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। लेकिन कई बार डबल डेरिवेटिव 0 हो गया, तब 0 हो गया तो पता नहीं पड़ता, तो उसके लिए फिर अपन आगे चेक करते हैं। तो आगे चेक करते हैं, तो आज अपन वही देखते हैं। अभी यदि फलन एफ एक्स के लिए बिंदु x बराबर a पर f डैश a बराबर 0 और f डबल डैश a बराबर 0 हो, तब हम आगे परीक्षण करते हैं। और आगे क्या करेंगे, फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो थर्ड डेरिवेटिव इस बिंदु पर कैसा होना चाहिए, अगर उच्चतम निम्नतम कुछ है तो वहाँ निश्चित रूप से 0 होना चाहिए। यानी कि थर्ड डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव सारे कैसे हैं, ये प्रथम अवकलज की तरह बिहेव करते हैं। अगर तीसरा अवकलज नॉन जीरो आ गया तो वहाँ ना उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा। और तीसरा डेरिवेटिव अगर 0 आ गया तो फिर चौथा डेरिवेटिव देखेंगे। चौथा डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो वहाँ निम्नतम होगा और नेगेटिव आ गया तब उच्चतम होगा। और अगर चौथा डेरिवेटिव 0 आ गया तो फिर पाँचवा डेरिवेटिव देखेंगे। पाँचवा डेरिवेटिव निश्चित रूप से 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आया तभी उच्चतम निम्नतम होगा। पाँचवा डेरिवेटिव अगर 0 नहीं है तो वहाँ उच्चतम निम्नतम कुछ नहीं होगा। यानी उच्चतम निम्नतम के लिए जो विषम अवकलज है वो 0 होना ही चाहिए। तो जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वही लिख लेते हैं एक बार। फलन एफ एक्स के लिए बिंदु x बराबर a पर नंबर 1 f डैश a बराबर 0, f डबल डैश a बराबर 0 और f ट्रिपल डैश a नॉट इक्वल टू 0 हो, तब क्या लिख दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव 0 और थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो। तब वहाँ पर ना उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा। तब फलन एफ एक्स का x बराबर a पर ना तो उच्चतम होगा ना निम्नतम। अगेन इफ फॉर द फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल टू a, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव 0 and third derivative that is f triple dash a not equal to 0, then neither there is a maximum nor there is a minimum। ना तो आपका मैक्सिमम होगा और ना मिनिमम होगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 हो जाए तब क्या होगा, यदि f डैश a बराबर 0, f डबल डैश a बराबर 0, f ट्रिपल डैश a बराबर 0 हो, तब x बराबर a पर फलन एफ एक्स के लिए एक उच्चतम होगा जबकि फोर्थ डेरिवेटिव लेस देन 0 और एक निम्नतम होगा जबकि फोर्थ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। दोबारा से देख लें आप। पहले आपने लिखा था कि थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो हो, थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा तो वहाँ उच्चतम निम्नतम कुछ नहीं होगा। अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 हो गया, थर्ड डेरिवेटिव 0 हो गया तो उस बिंदु पर फोर्थ डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो उच्चतम और पॉजिटिव होगा तब निम्नतम होगा। अब अगर फोर्थ डेरिवेटिव 0 हो जाए तो फिफ्थ डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। फिफ्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो हो गया तो वहाँ उच्चतम निम्नतम कुछ नहीं होगा। और फिफ्थ डेरिवेटिव 0 हो गया तो सिक्स्थ डेरिवेटिव देखेंगे। सिक्स्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो निम्नतम होगा, नेगेटिव है तब उच्चतम होगा। अब इसको जनरल लिख देता हूँ व्यापक रूप से। इन जनरल यदि f डैश a बराबर 0, f डबल डैश a बराबर 0, f ट्रिपल डैश a बराबर 0 डॉट 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 2n माइनस 1th डेरिवेटिव इज ऑल्सो 0 ये हो, तब फलन एफ एक्स के लिए x बराबर a पर एक उच्चतम होगा जबकि नेक्स्ट डेरिवेटिव यानी कि 2nth डेरिवेटिव लेस देन 0 हो और निम्नतम होगा जबकि नेक्स्ट डेरिवेटिव यानी 2nth डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो। फाइनल बात यह है कि जो विषम अवकलज हैं वो तो आपके फर्स्ट डेरिवेटिव की तरह बिहेव करेंगे। पहला डेरिवेटिव, दूसरा, तीसरा अप टू 2n माइनस 1वां डेरिवेटिव भी a पर 0 है। और फिर आपने अगला डेरिवेटिव निकाला
2nth डेरिवेटिव, वो अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव है तब मिनिमम होगा। तो इस तरह से आप ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को यूज कर सकते हैं। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन कई बार फॉर्मूले ही पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप ये लर्न करेंगे। फिर भी एक दो क्वेश्चन अपन इस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फलन एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 1 का उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करो। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 1 इफ दे एग्जिस्ट। तो ये करते हैं अपन, पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स हो गया 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 0। कॉमन ले सकते हैं 5x स्क्वायर, या एक बार डबल डेरिवेटिव लिख देते हैं। एफ डबल डैश एक्स आ गया 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x। एक बार और कर देते हैं, और एफ ट्रिपल डैश एक्स ये आ गया आपके पास 60x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 30। अब यहाँ एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं। पहले एफ डैश एक्स क्या है, 5x4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। उच्चतम एवं निम्नतम के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखा आपने, यानी 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से क्या किया आपने, 5x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। 5 तो डिवाइड कर दिया राइट साइड में 0, तो क्या क्या आ गए, उसके फैक्टर कर दिए आपने, x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। 3 पॉइंट्स आए आपके पास। अब तीनों पॉइंट पर अब डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ एफ डबल डैश एक्स क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ साइड में। यहाँ एफ डबल डैश एक्स आपके पास था 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x, ये था आपके। तो अब देखते हैं एफ डबल डैश 1 देखा आपने, x बराबर 1 रख दिया, तो क्या आएगा 20 माइनस 60 प्लस 30 यानी कि माइनस 10 आ गया, नेगेटिव आ गया। देयरफॉर x बराबर 1 पर एक उच्चिष्ट है। x बराबर 1 पर क्या है, फलन का उच्चिष्ट बिंदु है। अब 3 पर देखते हैं एफ डबल डैश 3, तो एफ डबल डैश 3 रखते हैं यहाँ, तो 3 रखेंगे यहाँ 27 यानी कि 540 आ गया, माइनस ये भी 540 आ गया और प्लस 90 यानी कि ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब x बराबर 3 पर एक निम्नतम है, इसलिए दिए फलन का x बराबर 3 पर एक निम्नतम है। तो x बराबर 1 पर उच्चिष्ट आ गया, x बराबर 3 पर निम्नतम आ गया। अब अपन 0 पर चेक करते हैं। अब एफ डबल डैश 0 0 आ गया, वहाँ से x बराबर 0 रखा। अब ट्रिपल डैश देखें, ट्रिपल डैश में रखते हैं तो वो 30 आ रहा है, और एफ ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू 30 नॉट इक्वल टू 0, यानी थर्ड डेरिवेटिव निकाला आपने तो वो नॉन जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो यहाँ उच्चिष्ट है ना निम्नतम है। कैसे रखा ये, थर्ड डेरिवेटिव जो आपने निकाला हुआ था उसमें 0 रख दिया, यहाँ 60 इंटू 0 120 इंटू 0 प्लस 30, तो थर्ड डेरिवेटिव आपका नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर x बराबर 0 पर दिए फलन के लिए ना उच्चिष्ट है ना निम्नतम, ये हुआ। तो यहाँ थर्ड डेरिवेटिव का यूज हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फलन एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 4x ई टू द पावर x माइनस एक्स के लिए x बराबर 0 पर उच्चिष्ट है या निम्नतम बताइए। फाइंड वेदर देयर इज ए मैक्सिमम और मिनिमम फॉर द फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 0। अब पॉइंट दे ही रखा है आपको, तो पॉइंट निकालना नहीं है, अपन 0 पर चेक करते जाएंगे। तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लें, उसको x बराबर 0 पर चेक करेंगे, वो 0 होना ही चाहिए। अगर 0 नहीं है तो वहीं से ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वो डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो अपन एफ एक्स लिख लेते हैं पहले। हाँ, दिया फलन एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स ई टू दी पावर 2x माइनस 4x ई टू दी पावर x माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव देखते हैं। अब एफ डैश एक्स
एफ डैश एक्स लिखा आपने, फर्स्ट टर्म का यू इन टू बी से होगा। पहले 3 माइनस एक्स ऐसे कैसे रखा, ई टू दी पावर 2x का किया 2 ई टू दी पावर 2x प्लस 3 माइनस एक्स का किया -1 आएगा, -1 इंटू ई टू दी पावर 2x। फिर इसका u इंटू बी से होगा, या x ऐसे कैसे रखा, ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x -4x का डेरिवेटिव 1 ई टू दी पावर x, ये -1। अब एक सी टर्म एक साथ ले लेते हैं, ई टू दी पावर 2x वाली टर्म एक साथ लेते हैं। यहाँ आएगा 6 माइनस 2x और -1 आ गया, तो ये 5 माइनस 2x ई टू दी पावर 2x आ गया। दोबारा से देखें, 3 इंटू 2 6 माइनस 2x -1 आएगा, तो 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 2x इंटू ई टू दी पावर 2x। फिर ये लिख दिया आपने -4x ई टू दी पावर x और -4 ई टू दी पावर x -1। अब x बराबर 0 पर देखते हैं, x बराबर 0 पर यहाँ से आएगा 5 माइनस 0 इंटू ई टू दी पावर 0 यानी कि 5 -4 माइनस ये 0 हो गया, 5 -4 -1 0, यानी कि f डैश 0 बराबर 0 आ गया। यानी x बराबर 0 पर उच्चस्थ या निम्नस्थ कुछ ना कुछ होगा। अब अगला डेरिवेटिव देखते हैं, और f डबल डैश x फिर वो u इंटू बी से करते हैं, तो यहाँ 5 माइनस 2x इंटू ई टू दी पावर 2x, 5 माइनस 2x एज इट इज, ई टू दी पावर 2x का किया 2 ई टू दी पावर 2x, 5 माइनस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो -2 आएगा, -2 इंटू ई टू दी पावर 2x। फिर आप लेते हैं -4x ई टू दी पावर x का, -4x ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x, -4 इंटू 1 इंटू ई टू दी पावर x और -4 ई टू दी पावर x। फिर सेम टर्म को कलेक्ट करते हैं, पहले ई टू दी पावर 2x वाली लेते हैं आप, ये 10 माइनस 4x -2 है, तो ये 8 माइनस 4x आ गया ई टू दी पावर 2x, -4x ई टू दी पावर x और -8 ई टू दी पावर x, ये आ गया। ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया। फिर 0 पर वैल्यू देखते हैं, f डबल डैश 0 8 इंटू 1 0 -8 0, ये भी 0 आ गया। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाता तो आप बता सकते थे कि वहाँ उच्चिष्ट है या निम्नस्थ है। पॉजिटिव आता तो निम्नस्थ होता और नेगेटिव आता तो उच्चिष्ट होता, लेकिन f डबल डैश एक्स तो क्या आ गया 0। 0 पर अब थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब f ट्रिपल डैश एक्स 8 माइनस 4x इंटू 2 ई टू दी पावर 2x, फिर इस ब्रैकेट का किया -4 इंटू ई टू दी पावर 2x, फिर -4x ई टू दी पावर x का करते हैं, 4x ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x, -4 इंटू 1 इंटू ई टू दी पावर x, -8 ई टू दी पावर x। फिर सेम टर्म कलेक्ट करते हैं, पहले ई टू दी पावर 2x वाली लेते हैं, 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 8x इंटू ई टू दी पावर 2x, फिर -4x ई टू दी पावर x -12 ई टू दी पावर x। ये थर्ड डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ फिर देखते हैं थर्ड डेरिवेटिव 0 पर, x बराबर 0 रखते हैं, यहाँ से 12 इंटू 1 12, ये 0 -12 ये भी 0 आ गया, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव 0 आ गया। अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आता तो आप कह देते यहाँ ना उच्चिष्ट है ना निम्नस्थ है। फिर अगला डेरिवेटिव चेक करते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव u इंटू बी से किया 12 माइनस 8x इंटू 2 ई टू दी पावर 2x, फिर ब्रैकेट का किया, ब्रैकेट से आएगा -8 इंटू ई टू दी पावर 2x, फिर इससे किया 4x ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x, -4 इंटू 1 इंटू ई टू दी पावर x, -12 ई टू दी पावर x। फिर सेम टर्म कलेक्ट की, ई टू दी पावर 2x वाली टर्म लेते हैं, 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 8 16, 16 माइनस 16x इंटू ई टू दी पावर 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 8 16 और -16 ये रहा। फिर आ गया -4x ई टू दी पावर x से आ गया -16 ई टू दी पावर x। अब फोर्थ डेरिवेटिव निकाला 0 पर, 16 इंटू 1 16 -0 -16 फिर 0 आ गया, यानी फोर्थ डेरिवेटिव 0 आ गया।
अब फिफ्थ डेरिवेटिव चेक करना होगा, तो फिफ्थ वाला निकालते हैं। फिफ्थ डेरिवेटिव, हाँ इसको किया 16 माइनस 16x एज इट इज, e टू दी पावर 2x का किया 2 e टू दी पावर 2x प्लस ब्रैकेट का किया तो यहाँ से आ गया माइनस 16 इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस 4x ई टू दी पावर x माइनस 4 इंटू 1 इंटू ई टू दी पावर x माइनस 16 ई टू दी पावर x। फिर सेम टर्म एक साथ ली, 16 टू जा 32 माइनस 16 यानी कि वो 16 रहा, और माइनस ये हो गया 32x ई टू दी पावर 2x माइनस 4x ई टू दी पावर x माइनस 20 ई टू दी पावर x। अब अपन फिर देखते हैं जीरो पर, फिफ्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, पहले ब्रैकेट से आया 16, ये 0 आ गया, माइनस 20 माइनस 4 यानी कि नॉट इक्वल टू 0। अब पांचवा अपकलज नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर दिए फलन का x बराबर 0 पर ना उच्चिष्ट है और ना निम्नलिखित, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो अपने अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट टाइप अगर पेपर है तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, अगर है तो आपको याद रखना पड़ेगा, पॉपुलर क्वेश्चन है वैसे ये। तो फाइनली ये हुआ, अपन जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी फलन दे रखा है f(x) और उसके लिए आपको उच्चिष्ट निम्नलिखित निकालने होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, f(x) बराबर 0 रख देते हैं। f(x) बराबर 0 रख देते हैं तो वो टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं जहाँ फलन के चरम बिंदु हैं। फिर उन पर डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, जिस बिंदु पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है वहाँ फंक्शन के लिए एक मिनिमम होता है, निम्नलिखित होता है, और जिन बिंदुओं पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है वहाँ वो उच्चिष्ट यानी कि मैक्सिमम होता है। और डबल डेरिवेटिव अगर 0 आ जाता है तो अपन आगे चेक करते हैं। आगे चेक करना मैंने बता दिया, इस पर एक दो एग्जाम्पल बताए थे। विषम अपकलज प्रथम अपकलज की तरह ट्रीट करते हैं, तो उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए सभी विषम अपकलज तो 0 होते हैं, और विषम अपकलज जो भी 0 उससे अगला अपकलज निकालते हैं। अगला अपकलज अगर पॉजिटिव है तो उस बिंदु पे आपका निम्नलिखित आ जाता है, और अगला अपकलज अगर नेगेटिव है तो उस बिंदु पर उच्चिष्ट आ जाता है। तो इस तरह से ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात हुई। कुछ अपन ने क्वेश्चंस भी देख लिए इस पर दो। अब लेते हैं आप उच्चिष्ट और निम्नलिखित के गुणधर्म। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें छोटे छोटे कुछ एडिशनल जानकारी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें ये अपन प्रॉपर्टीज काम में लेते हैं। नंबर 1, यदि फलन f(x) का x बराबर a पर उच्चिष्ट मान हो, उच्चिष्ट या ऑब्लिक निम्नलिखित कर देते हैं, निम्नलिखित मान हो और k ग्रेटर देन 0 हो, तब कोई फंक्शन है f(x), उसका x बराबर a पर क्या है, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, और k कोई पॉजिटिव है, तब क्या होगा, नंबर 1 f(x) प्लस k, नंबर 2 f(x) माइनस k, नंबर 3 f(x) इंटू k या कह दो k इंटू f(x), और नंबर 4 f(x) अपॉन k का भी x बराबर a पर उच्चिष्ट ऑब्लिक निम्नलिखित मान होगा। दोबारा से, कोई फंक्शन f(x) दे रखा है और f(x) क्या है, x बराबर a पर उसका मान उच्चिष्ट है, k कोई पॉजिटिव नंबर है तो f(x) प्लस k इसका भी मान उच्चिष्ट होगा, f(x) माइनस k इसका भी मान उसी बिंदु पर उच्चिष्ट होगा, k इंटू f(x) दूसरा फलन है ये, इसका भी मान उच्चिष्ट होगा, और f(x) अपॉन k इसका मान भी उच्चिष्ट होगा। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल फलन f(x) बराबर sin x के लिए x बराबर π/2 पर एक उच्चिष्ट है। f(x) बराबर sin x आप जानते हैं, इसका ग्राफ बना सकते हैं, आपने देखा हुआ है, पहले चेक भी किया है, ग्राफ से भी जानते हैं आप, x बराबर π/2 पर उच्चिष्ट है। तो इसलिए फलन, अब इसी के सब फंक्शन लिख देते हैं अपन। नंबर 1 f(1x) 3 प्लस साइन x, नंबर 2 f(2x) साइन x माइनस 5, नंबर 3 f(3x) 1/2 साइन x, और नंबर 4 f(4x) 5 इंटू साइन x भी x बराबर π/2 पर उच्चिष्ट रखते हैं। पहले x बराबर π/2 पर इनका भी उच्चिष्ट मान होगा, के लिए भी x बराबर π/2 पर उच्चिष्ट होंगे। यानी कि आपने लिया सीधे सीधे से कि f(x) बराबर sin x है, और f(x) बराबर sin x का उच्चिष्ट आप जानते हैं π/2 पर होता है। अगर आपसे कह के 3 प्लस sin x का उच्चिष्ट बिंदु देखें तो वो भी π/2 पर उच्चिष्ट आएगा। sin x माइनस 5 का देखें वो भी आपका x बराबर π/2 पर उच्चिष्ट होगा। 1/2 sin x का मान देखें, मान नहीं मतलब उच्चिष्ट बिंदु, तो इसका भी π/2 पर उच्चिष्ट बिंदु आएगा।
मान भी उच्चिष्ट आएगा इस पर, जब π/2 का वहाँ उच्चिष्ट मान आ रहा है तो यहाँ भी आएगा। इसी तरह 5 sin x, इसके लिए भी x बराबर π/2 पर एक उच्चिष्ट होगा। और अगर किसी बिंदु पर निम्निष्ट ले लेंगे, निम्निष्ट कहाँ होता है sin x का, -π/2 पर, तो इन सभी के -π/2 पर निम्निष्ट भी होंगे। और आगे देखते हैं अगला गुण, फलन y बराबर fx का बिंदु x बराबर a पर एक उच्चिष्ट हो तब फलन, अब एक दूसरा फलन ले लेते हैं इसका व्युत्क्रम फलन, z बराबर 1/fx का x बराबर a पर एक निम्निष्ट होगा। अगर x बराबर a पर किसी फलन fx का उच्चिष्ट बिंदु है तो उसका व्युत्क्रम फलन 1/fx, fx 0 नहीं होना चाहिए, तो 1/fx का उस बिंदु पर क्या होगा, निम्निष्ट हो जाएगा। वही एग्जाम्पल ले सकते हैं पहले वाला, फलन fx बराबर sin x या y बराबर sin x का x बराबर π/2 पर एक उच्चिष्ट है, इसके लिए एक मैक्सिमम है, इसलिए फलन, दूसरा फलन लिख देते हैं, phi x बराबर 1/sin x, 1/sin x क्या होगा, cosec x हो जाएगा, या phi x बराबर cosec x का x बराबर π/2 पर एक निम्निष्ट होगा। यानी जिस बिंदु पर sin x का उच्चिष्ट है उसके रेसिप्रोकल फंक्शन cosec x का वहाँ क्या होगा, निम्निष्ट होगा। आपको याद होगा cosec x का ग्राफ इस तरह से बनता है, π/2 पर sin x तो ऐसे चलता है। ये ग्राफ जिन लोगों को याद नहीं है वो दोबारा से ग्राफ आप देखेंगे, ये 0, ये π/2 और ये पाई, ये y बराबर sin x का ग्राफ है। और अगर आपको याद हो, आपने ग्राफ पढ़े थे सब, फंक्शन के साथ भी पढ़े हैं और ट्रिगोनोमेट्री में भी, तो cosec x का ग्राफ ऐसे चलता है। ये y बराबर cosec x का ग्राफ है 0 और π/2 के बीच में, तो x बराबर π/2 पर साइन का तो उच्चिष्ट दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, और उसके cosec x का मिनिमम दिखाई दे रहा है। तो एक ये प्रॉपर्टी हुई। फिर और आगे लेते हैं, यदि फलन fx के लिए x बराबर a पर एक उच्चिष्ट हो और fx ग्रेटर देन 0 एवं k ग्रेटर देन 0 हो, तब fx पावर k होल पावर k लगा दिया आपने, के लिए भी x बराबर a पर एक उच्चिष्ट होगा। fx पॉजिटिव है और पावर लगा दी। सेकंड, a टू दी पावर fx जब a पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 हो, a की बजाय मैं यहाँ b लिख देता हूँ क्योंकि a आपने पहले एज्यूम कर लिया है। b टू दी पावर fx b ग्रेटर देन 1 है, के लिए भी x बराबर a पर एक उच्चिष्ट होगा। और अगर निम्निष्ट है तो वहाँ निम्निष्ट होगा, अगर उच्चिष्ट मान है तो उच्चिष्ट होगा x बराबर a पर, और निम्निष्ट है तो निम्निष्ट होगा, क्योंकि जब बेस आपका 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। जो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है तो यानी कि जो fx के लिए जो उच्चिष्ट निम्निष्ट होंगे जिस बिंदु पर, उसी बिंदु पर b टू दी पावर fx के लिए भी होंगे। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, y बराबर 3 टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 1 ले लें आप ये, तो x स्क्वायर प्लस 1, अब इसके मैक्सिमम वैल्यू तो होगी नहीं, इन्फाइनाइट होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, तो x स्क्वायर प्लस 1 ये 0 पर मिनिमम होगा, तो 3 टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 1 इसकी मिनिमम वैल्यू भी x बराबर 0 पर होगी। यहाँ fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 का न्यूनतम मान, यहाँ न्यूनतम मान और निम्निष्ट मान दोनों सेम है। न्यूनतम मान x बराबर 0 पर है, इसलिए y इक्वल टू 3 टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 1 का न्यूनतम मान भी x बराबर 0 पर होगा। ये कहाँ यूज होते हैं, जैसे a टू दी पावर fx का आपको उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करना है और a आपका 1 से ग्रेटर है, तो अपन क्या करेंगे, a टू दी पावर fx की बजाय सिंपल fx का ही उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात कर लेंगे। जिस बिंदु पर आएगा उसी के लिए लिख देंगे कि a टू दी पावर fx का भी यही आएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, यदि fx एक कंटिन्यूस फंक्शन हो, कंटिन्यूस फंक्शन हो तब उच्चिष्ट निम्निष्ट हमेशा ऑल्टरनेट क्रम में आते हैं, एकांतर क्रम में आते हैं। पहले उच्चिष्ट आएगा, फिर निम्निष्ट आएगा, फिर उच्चिष्ट आएगा, फिर निम्निष्ट आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 उच्चिष्ट साथ साथ आ जाएं या क्रम से आ जाएं या निम्निष्ट आ जाए फिर निम्निष्ट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। साइन x का ग्राफ आप देखते हैं इस तरह से बनता है। तो अगर कोई fx कंटिन्यूस फलन है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट आते हैं, एकांतर क्रम से आते हैं। और 2 क्रमागत जो उच्चिष्ट हैं उनके बीच में कम से कम एक निम्निष्ट जरूर होगा, नहीं एक निम्निष्ट होगा। दोबारा से 2 क्रमागत उच्चिष्टों के बीच में एक निम्निष्ट अवश्य होगा,
यही अपन लिख लेते हैं। यदि y बराबर एफ एक्स एक सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट यानी मैक्सिमम और मिनिमम एकांतर क्रम से आते हैं, ऑल्टरनेटली आते हैं। आप ग्राफ देख सकते हैं, मैं ग्राफ बना देता हूँ एक, ये देख सकते हैं आप। y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बना लिया आपने। पहले आपका मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, यानी कि ऑल्टरनेट क्रम से आ रहे हैं। अच्छा, दो क्रमागत, जैसे ये मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम है, इनके बीच में एक मिनिमम आ रहा है। दो मिनिमम है तो उनके बीच में एक मैक्सिमम आ रहा है, यानी क्रमागत जो मैक्सिमम हो तो उनके बीच में एक मिनिमम होगा। दो क्रमागत मिनिमम हो तो उनके बीच में एक मैक्सिमम होगा। साथ साथ कोई भी दो बराबर के वैल्यूज हैं, जैसे आपने ले लिया, ये यहाँ से लाइन खींचते हैं आप, ये y बराबर k लाइन खींच दी, यानी कि दो बराबर मानों के मध्य में एक निम्निष्ट या एक उच्चिष्ट हो गई होगा। जैसे ये आपने y बराबर k बना दिया, तो यहाँ पर वैल्यू k है, यहाँ भी फंक्शन की वैल्यू k है, तो k और k के बीच में एक ये निम्निष्ट आ गया, यहाँ k और k के बीच में एक उच्चिष्ट आ गया, यानी कि दो बराबर मानों के मध्य कम से कम एक पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम होगा, कम से कम एक उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो होगा ही होगा। कब? जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और दो बराबर के मान, जैसे यहाँ ले लें आप, ये तो सपोज आपका A1 पॉइंट है और ये पॉइंट ले लिया आपने B1 पॉइंट है, यहाँ A2 A3 और भी ले सकते थे। तो A1 B1 के बीच में जैसे अगर इसी पॉइंट को देख लेते हैं तो यहाँ पे एक निम्निष्ट आ गया, ये मान लेते हैं आप A2 है, ये मान लेते हैं A3 है, ये मान लेते हैं A4 है, ये मान लेते हैं A5 है, वो आपने B1 ले लिया। तो किन्हीं भी दो बराबर मानों के मध्य कम से कम एक उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। जैसे A1 पर फंक्शन का मान k है, A2 पर फंक्शन का मान k है, तो फंक्शन के दो मान बराबर हो गए k के, उनके बीच में एक निम्निष्ट है। अगर A2 और A3 पर देखें, y बराबर तो k ही है, तो इनके बीच में एक उच्चिष्ट है। और ज़्यादा ले लें, A1 से लेके A4 तक ले लें, A1 से लेके A4 तक तो एक दो तीन उच्चिष्ट निम्निष्ट आ गए। तो इस तरह से फलन के दो बराबर मानों के मध्य कम से कम एक उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। तो ये फलनों के गुणधर्मों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट व निम्निष्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। कई बार ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे z बराबर दे दिया आपको, z बराबर फंक्शन ऑफ x, y, तो इनका अपन कैसे करेंगे? आप तो एक ही फंक्शन वाला जानते हैं, तो और x और y में कोई संबंध और दे रखा हो, जहाँ y बराबर 5x ये दे रखा है। दोबारा से क्या निकालना चाह रहे हैं? अब ऐसे फंक्शन दे दिए हैं जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं और वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी संबंध से आपस में जुड़े हुए हैं। तो जिस संबंध से जुड़े हुए हैं, यहाँ से अपन y का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, y का मान निकाल के रख देंगे तो z x का ही फंक्शन हो जाएगा। फिर इसका पुराने तरीके से कर लें। क्या है टॉपिक अपने पास? टॉपिक दे रखा है दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। सपोज z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर रिलेटेड बाई ए रिलेशन y इक्वल टू 5x। तो जब आपको इसकी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना होगा, क्या करेंगे? y का मान उठा के आप यहाँ रख देंगे, y का मान उठा के यहाँ रख देंगे, तो y का मान रखने पर तो z सिर्फ x का फलन हो जाएगा और x का फलन के उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालना आप जानते हैं, तो उसी तरीके से कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, ये यदि x प्लस y बराबर 40 हो तो x y का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो। इफ़ x प्लस y इक्वल टू 40 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y। वैसे तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते हैं, उनकी सहायता से डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अपन को पिछला वाला पैटर्न देखना है जो पहले कर रहे थे, तो उसी से निकालते हैं। यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, सपोज p बराबर x इंटू बाई, p बराबर x इंटू बाई ले लिया आपने, इसका उच्चिष्ट मान निकालना है। अब y क्या है? x प्लस वाई बराबर 40 है, तो y का मान वहाँ से उठा के यहाँ रख दें, x और y का मान कितना हो गया? 40 माइनस x हो गया, तो देयरफॉर p बराबर आ गया आपके पास 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालें जैसे पहले निकालते थे। अब dp ओवर dx लिख देते हैं। अब dp ओवर dx कितना हो गया? 40 माइनस 2x, और साथ साथ यहाँ लिख देते हैं d2p ओवर dx स्क्वायर। d2p ओवर dx स्क्वायर वो कितना आ गया? वो -2 आ गया।
यानी कि डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव ही आ रहा है। तो जिस पॉइंट पर भी ये उच्चस्त निम्नस्त होगा उस बिंदु पर ये उच्चस्त ही होगा, मतलब जिस पॉइंट पर भी टर्निंग पॉइंट होगा उस पॉइंट पर वो उच्चस्त वाला ही बिंदु आएगा। अब क्या किया आपने, dp/dx को 0 रख दिया, dp/dx बराबर 0। अब dp/dx लिख दिया मैक्सिमम मिनिमम के लिए, और dp/dx क्या है आपके पास 40 - 2x, तो 40 - 2x बराबर 0, यानी x बराबर 20। इसका मतलब x बराबर 20 पर ये उच्चस्त मान आएगा, x y का उच्चस्त मान। तो देयरफॉर p मैक्सिमम कितना हो गया, x का मान 20 हो गया, x का मान 20 है, y का मान भी 20 हो गया, तो ये 400 आ गया। दोबारा से देख लें, शुरू से आपको दे रखा है क्वेश्चन, यदि x + y बराबर 40 हो तो x y का उच्चस्त मान ज्ञात करो। आपने एज्यूम कर लिया सपोज p बराबर x y है, p बराबर x y है, तो उसको क्या लिखा आपने, y की वैल्यू ऊपर से रख दी 40 - x, तो फंक्शन आ गया आपके पास p बराबर 40x - x²। इसको dp/dx कर दिया और d2p/dx² भी निकाल लिया। मैक्सिमम मिनिमम के लिए dp/dx 0 होना चाहिए, आपने dp/dx 0 रखा तो x का मान आ गया 20, x का मान 20 और डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव है ही, इसका मतलब वहाँ x बराबर 20 पर उच्चस्त होगा, मैक्सिमम होगा, तो x बराबर 20 इसमें मान रख दिया। जब x बराबर 20 है तो y बराबर आपका y का मान भी 20 आ गया, तो p मैक्सिमम 20 × 20 400 आ गया, ये उच्चस्त मान आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैक्सिमम मिनिमा की जो मोटी चीज़ थी वो तो कंप्लीट हो गई लगभग। अब अपन इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं, फिर जो बचा है वो देखते हैं। ये रिजल्ट नंबर 11, यदि 2 या अधिक संख्याओं का योग निश्चित हो तो उनका गुणा अधिकतम होगा जबकि संख्याएं समान हो। दोबारा से, यदि 2 या अधिक संख्याओं का योग निश्चित हो तब उनका गुणनफल अधिकतम होगा जबकि संख्याएं समान हो, बराबर हो। अगेन, if sum of 2 or more positive numbers is given then their product is maximum when these numbers are equal। बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, रिजल्ट्स ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं, आपको लर्न करके रखना है। जो भी पहले क्वेश्चन कर रहे थे वो इसकी सहायता से ओरली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखें, वहाँ दे रखा था x + y = 40, 2 नंबर हैं और दोनों नंबर आप पॉजिटिव हैं। यहाँ पर x + y 40 है, तो x y ये इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों संख्याएं बराबर होंगी। दोनों संख्याएं बराबर कौन कौन सी बराबर हो जाएंगी, x और y दोनों बराबर हो तो कितनी 20 तो यहाँ 20 यही तो आया था अभी अपना कैलकुलेशन से किया था, तो 400। जब अपन ये रिजल्ट को पढ़ लेंगे तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ इस पर। मान लेते हैं, माना x + y बराबर 100 और x and y बोथ आर पॉजिटिव, दोनों धनात्मक है। अब इनका जो प्रोडक्ट देखना है, दोनों धनात्मक है और ये आपको पता है पहले से कि प्रोडक्ट अधिकतम कब होगा, जब संख्याएं बराबर होंगी। तो अब तो एक सिंपल वैसे ही टेबल बना लेते हैं आप। यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा और यहाँ x × y लिख दिया। x और y ऐसी वैल्यूज देंगे कि दोनों का सम तो कितना है 100 आए, तब इनका प्रोडक्ट देखते हैं कितना आता है। ये आपको दे रखा है कि x + y बराबर 100 है और x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहले आपने लिख दिया यहाँ 1, ये 99, ये प्रोडक्ट इनका 99 हो गया। क्या कर रहे हैं अपन, ऐसी वैल्यूज दे रहे हैं x और y के लिए कि दोनों का योग तो 100 हो और गुणनफल चेक कर रहे हैं कितना है। आपको सत्यापन करना है कि इनका गुणनफल अधिकतम कब होगा, जब दोनों संख्याएं बराबर हों। तो पहले कुछ वैल्यूज अपन दे रहे हैं, यहाँ 10 रख दिया, यहाँ 90 रख दिया, ये 900 आ गया, ये 20 रख दिया, ये 80 रख दिया, तो ये गुणनफल कितना आ गया 1600 आ गया। फिर ये 30 रख दिया, ये 70 रख दिया, गुणनफल कितना आ गया 2100 आ गया। फिर आपने यहाँ 40 रख दिया, यहाँ 60 रख दिया, ये कितना हो गया 2400 आ गया। फिर आपने दोनों 50-50 रख दिए, ये 50 रख दिया, ये 50 रख दिया, ये कितना आ गया 2500 आ गया। तो आप देख सकते हैं गुणनफल अधिकतम कब आ रहा है, जब दोनों संख्याएं बराबर हैं। ये रिजल्ट्स ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं और इस तरह के रिजल्ट से आपको बहुत सहायता मिलती है। क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी कर सकते थे, तो ये तो आपने सत्यापन किया है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। माना x + y
बराबर के। यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव हैं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और कैपिटल P बराबर एक्स वाई है। दो संख्याएं दे दी आपको x और y, तो x प्लस वाई बराबर के ले लिया आपने। x और y दोनों पॉजिटिव हैं, अब इनका प्रोडक्ट p x इंटू वाई है। अब आपको पता करना है कि x इंटू वाई अधिकतम कब होगा। तो पहले तो अपन क्या करें, दो दो वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल हटा दें। देयरफॉर p बराबर x इंटू वाई की वैल्यू रख दी यहाँ से k माइनस एक्स रख दिया। दिस इम्प्लाइज p बराबर के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब उच्चस्थ निम्नस्थ निकालने के लिए क्या करें, डी बाई डी एक्स निकाल देते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, dp ओवर डी एक्स आ गया k माइनस 2x। साथ साथ डबल डेरिवेटिव भी कर देते हैं, और d2p ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया -2, यानी डबल डेरिवेटिव तो नेगेटिव आ ही गया। अब उच्चस्थ व निम्नस्थ के लिए, अब उच्चस्थ व निम्नस्थ मान के लिए क्या होगा, dp ओवर डी एक्स बराबर 0, dp ओवर डी एक्स 0, यानी कि ये वैल्यू रख दिया आपने। dp ओवर डी एक्स कितना आया था, k माइनस 2x, तो k माइनस 2x बराबर 0। दिस इम्प्लाइज x बराबर ky, x बराबर ky2 आ गया, और डबल डेरिवेटिव तो पहले से ही नेगेटिव दे रखा है। देयरफॉर ये प्रोडक्ट यानी कि गुणन या गुणनफल p बराबर x इंटू वाई अधिकतम होगा, जबकि यहाँ उच्चस्थ और अधिकतम सेम है, जबकि x बराबर k/2 और y बराबर k/2। x और y दोनों बराबर हो जाएंगे तभी ये उच्चस्थ होगा, अधिकतम होगा। तो यही लिखा हुआ था, प्रूफ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट लर्न करके रखना है। इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ रिजल्ट में इस पर और बताता हूँ आपको। दोबारा से देख लें एक बार। महत्वपूर्ण परिणाम, यदि दो या अधिक धनात्मक संख्याओं का योग दिया हो तब उनका गुणनफल अधिकतम होगा, जबकि वो संख्याएं बराबर हों। ये आपने एग्जाम्पल से भी देखा, प्रूफ भी किया। एक एग्जाम्पल में और लिख देता हूँ इस पर। यदि अभी आपने लिखा था दो या अधिक धनात्मक संख्याओं का योग दिया हो, अब मैं तीन संख्याएं ले लेता हूँ। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3k हो, तब p बराबर x इंटू वाई इंटू जेड का मान अधिकतम होगा, जबकि x बराबर y बराबर z बराबर k हो। पहले दो के लिए लिखा था, अब इसको बढ़ा के 3 के लिए कर दिया, और इस पर न्यूमेरिकल लिख दें तब। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30 और x वाई जेड तीनों धनात्मक हों, धनात्मक ऊपर भी हैं, तीनों धनात्मक हों, तब x वाई जेड का अधिकतम मान बताइए, या लिख देता हूँ अधिकतम मान ज्ञात करो। अब जो आपने रिजल्ट पढ़ा है उसकी सहायता से ही देख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड 30 के बराबर दे रखा है, तीनों पॉजिटिव हैं और तीनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब उनके प्रोडक्ट का अधिकतम मान कब होगा, प्रोडक्ट का अधिकतम मान जब होगा जब तीनों बराबर होंगे। और तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा, 10 10 10। अब 10 गुणा 10 गुणा 10 कर दो, 1000 आ गया। तो यही इसका आंसर आ गया, लिख देते हैं ये भी। सॉल्यूशन, चूंकि x वाई जेड तीनों धनात्मक हैं, इसलिए x इंटू वाई इंटू जेड का अधिकतम मान x बाई जेड के बराबर होने पर होगा, तीनों x बाई जेड के बराबर होने पर, अर्थात x बराबर y बराबर z बराबर 10 पर होगा। तो ये आपका आ गया। अब इससे ही अपन मैक्सिमम वैल्यू लिख देते हैं। तो देयरफॉर मैक्सिमम ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1000 हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप लर्न करके रखेंगे। मैं दोबारा से बोल देता हूँ। इफ सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव नंबर्स इज गिवन, देन देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन दीज नंबर्स आर इक्वल। यदि दो या अधिक धनात्मक संख्याओं को योग दिया हुआ हो तब उनका गुणनफल अधिकतम होगा, जबकि वो संख्याएं बराबर हों। इसी तरह से इस पे और रिजल्ट, इस पे डिपेंड क्या क्या हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन, वो और देखते हैं। ये क्या है, दरअसल रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स ही हैं, इनको मतलब क्वेश्चंस हैं तो उनको रिजल्ट की तरह लिख दिया है। उस पे आधारित ये न्यूमेरिकल एक और लिख दिया। x प्लस वाई बराबर 100 हो तो x वाई का मान अधिकतम होगा, जबकि x बराबर वाई बराबर 50,
यानी एक्स वाई बराबर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2500 हो गया। दोबारा से, इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 देन एक्स बाई वी मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 50, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाई इज 2500। तो जो अपन ने सॉल्व किया था वही दोबारा लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी रिजल्ट पर डिपेंड एक क्वेश्चन जो आपकी 12th वाली बुक में दे रखा है मैक्सिमम वाले चैप्टर में, द्विपरिमिति वाले आयत का क्षेत्रफल कब अधिकतम होगा जबकि यह एक वर्ग हो। द्विपरिमिति, अगर अपन आयत की बात करें तो आयत इस तरह से बन जाएगा। ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि द्विपरिमिति वाले आयत का क्षेत्रफल अधिकतम कब होगा। ये आपने आयत बना लिया, ये लंबाई इसकी मान ली a है और चौड़ाई मान ली इसकी b है। परिमिति क्या होती है? चारों भुजाओं का योग। तो आपको परिमिति दे रखी है, पेरीमीटर गिवन है। परिमिति यानी कि स्मॉल p या कैपिटल P मान लिया आपने, 2a प्लस 2b हो गया, या कह सकते हैं 2a प्लस 2b बराबर k। ये दे रखा है आपको, यानी कि दो संख्याओं का योग दे रखा है। क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है a इंटू बी। तो a इंटू बी अधिकतम कब होगा? वो अधिकतम जब होगा जब a और b बराबर हो। तो यही तो अभी आपने प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, तो यही उसी पे डिपेंड क्वेश्चन हो गया। इसलिए क्षेत्रफल अधिकतम होगा जबकि a बराबर b हो, अर्थात यह आयत एक वर्ग हो। बिल्कुल उसी रिजल्ट पर डिपेंड क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन आता भी है आपके पास, तो आप ये याद करके रखेंगे। और देखते हैं, ये रिजल्ट्स ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं, सममिति वाले परिणाम। दिए व्रत में अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। द ग्रेटेस्ट ट्राइंगल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्किल इज इक्विलेटरल। तो ये अपन डायरेक्ट सिमेट्री से ही लिख सकते हैं। तो आपको तो याद करके रखना है, पर एक आध क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, सारे याद करेंगे, याद तो करने हैं ही। और ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं एक दो ही मैं कर रहा हूँ, बाकी ऐसे क्वेश्चन हमारी सीट में तो दे ही रखे हैं। आपकी जो 12th वाली बुक है और उसमें भी सॉल्व दे रखे हैं। हाँ, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। दिए व्रत में अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। द ग्रेटेस्ट ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल हैविंग मैक्सिमम एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्किल इज इक्विलेटरल। यानी कि दिए हुए सर्किल में, सर्किल दे रखा है तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या दे रखी है। तो उसमें जो भी त्रिभुज बनेगा, कोई भी त्रिभुज बना दें, उस त्रिभुज का अगर एरिया मैक्सिमम है, तो एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो यानी कि वो समबाहु त्रिभुज होगा। आपको याद करके रखना है। फिर भी एक क्वेश्चन मैं इसको प्रूफ करता हूँ। माना r त्रिज्या वाले वृत्त में एक त्रिभुज ABC है। ये त्रिभुज बना लिया आपने, सर्किल बना लेते हैं आपका। ये तो सर्किल हो गया, और इसमें आपने त्रिभुज बना दिया, ये ट्राइंगल बना दिया, ये A, ये B, ये C। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने इससे AD। ये सर्किल का सेंटर है, ये सेंटर O ले लिया। रेडियस R है तो OA बराबर R होगा, OC बराबर भी R होगा और OB बराबर भी R होगा। मान लिया ये वाला एंगल थीटा है, एंगल OAC आपने थीटा मान लिया। माना एंगल OAC बराबर थीटा। अगर ये थीटा एंगल है, OA और OC दोनों साइड बराबर हैं, तो ये वाला भी थीटा होगा। अब एक ट्राइंगल देखें OCA, ये थीटा, तो तीसरा एंगल कितना हो गया? 180 माइनस 2 थीटा। ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका 2 थीटा हो गया। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ, जो ट्राइंगल वाला जो क्षेत्रफल, ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल है उसको थीटा के पदों में एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब पहले क्षेत्रफल का फंक्शन बना रहे हैं, और फंक्शन बन जाएगा, फिर उसकी उच्चस्त और निम्नस्त या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो अब त्रिभुज लेते हैं अपन। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सरफेस क्षेत्रफल क्या होगा? ABC का क्षेत्रफल 1/2 BC इंटू AD, ये आएगा BC इंटू AD। लंब डाल दिया है सीधा, चूंकि BC पे लंब है तो निश्चित रूप से सेंटर से ही पास होगा, तो AD ये लंब हो गया। अब AD की लंबाई निकालें आप, तो AD OA प्लस OD बन रहा है। यहाँ साइड में लिख लेते हैं पहले AD बराबर हो जाएगा AO प्लस OD। AO तो कितना है? R दे ही रखा है। अब OD कैसे हो गया? OC R दे रखा है, ये एंगल थीटा है तो बेस हो गया, तो R cos 2 थीटा हो गया। ये तो
AD की बात हो गई। और BC कितना होगा, BC आपका BC हो जाएगा 2 इंटू DC, और DC कितना है, यहाँ से DC देख सकते हैं। फिर इसी ट्राइंगल में देखें ODC में OC तो R दे रखा है और एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो वो निकालेंगे R sin 2 थीटा हो गया। हाइपोटेनियस दे रखा हो, एंगल हो तो उससे लंब भी लिख सकते हैं, आधार भी लिख सकते हैं। लंब होता है हाइपोटेनियस साइन ऑफ एंगल और आधार होता है हाइपोटेनियस कॉस ऑफ एंगल। और मैं साइड में दोबारा से अलग से बता दूंगा, पहले यहाँ लिख देते हैं। तो एरिया को आपने S से लिख दिया और 1/2 BC की वैल्यू रख दी। पहले आपने BC की वैल्यू क्या है 2R sin 2 थीटा। फिर AD की वैल्यू रख दी। AD क्या है R प्लस R cos 2 थीटा। अब इन दोनों में से R कॉमन ले लिया आपने, 1/2 पहले से है, 2 यहाँ दे रखा था तो 2 उससे कैंसिल हो गया। R यहाँ से कॉमन लिया, R यहाँ से कॉमन लिया तो R स्क्वायर आ गया और sin 2 थीटा, और ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करके रख दें R स्क्वायर। यहाँ किया अपने पास, ये आ गया sin 2 थीटा और प्लस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो 1/2 sin 4 थीटा हो गया। यानी फाइनली ये ट्राइंगल का एरिया जो आपके पास थीटा के पदों में आ गया ये। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वही अधिकतम क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसमें एक तो मैं ये बता दूँ, आपने ये कैसे लिख लिया, ये यहाँ साइड में बता देता हूँ। यहाँ देखें त्रिभुज ODC में पहले OD लिया है तो आप कॉस ऑफ एंगल ले सकते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस ऑफ एंगल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी OD अपॉन OC। और OC कितना था अपने पास, OC R था, तो देयरफॉर OD बराबर R cos 2 थीटा आ गया। और इसी ट्राइंगल में साइन थीटा ले लें आप, साइन ऑफ 2 थीटा, एंगल 2 थीटा है तो साइन ऑफ एंगल क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है यहाँ DC, और कर्ण कौन सा हो गया OC। DC ऐसे कैसे रखा, OC आपका R है, तो देयरफॉर DC बराबर आ गया R sin 2 थीटा। तो यही आपने वहाँ लिखा था। अब दोबारा से आ जाएं, OD आपके पास आ गया, DC आ गया, ये अपन ने दोनों रख दिए, और फाइनली आपके पास क्या आ गया, R स्क्वायर आ गया। अब इसको आप उच्च निम्न जैसे निकालते हैं उस तरीके से करें। अब अपन करते हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेंथी हो जाते हैं, इसलिए अपन इनको क्या है कि लर्न करके रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। R स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है वो लिख लेते हैं आगे, S बराबर R स्क्वायर ब्रैकेट साइन 2 थीटा प्लस 1/2 साइन 4 थीटा। अब उच्च निम्न के लिए तो क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। देयरफॉर DS ओवर d थीटा, R तो कांस्टेंट है क्योंकि सर्किल की रेडियस है, रेडियस दी हुई है, तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना आ गया 2 cos 2 थीटा। फिर साइन 4 थीटा का आएगा 4 cos 4 थीटा, 2 और दे रखा है नीचे, तो ये 2 cos ऑफ 4 थीटा ये आ गया। डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ बिना डबल डेरिवेटिव के भी काम चल जाता है। d2s ओवर d थीटा स्क्वायर, R स्क्वायर आउटसाइड, 2 भी बाहर ले लिया आपने, cos 2 थीटा का किया -2 साइन 2 थीटा, और cos 4 थीटा का किया माइनस साइन 4 थीटा, ये आ गया। अब उच्च निम्न के लिए क्या करें, ds ओवर d थीटा 0 रख देते हैं। अब ds ओवर d थीटा बराबर 0, 2R स्क्वायर बाहर दे रखा है तो वो तो 0 हो नहीं सकता, तो अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसको 0 रख देते हैं। क्या आ गया, cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर 0, यानी कि आ गया ये cos 2 थीटा बराबर माइनस cos 4 थीटा। माइनस cos 4 थीटा को लिख सकते हैं आप cos पाई माइनस 4 थीटा, तो देयरफॉर 2 थीटा बराबर पाई माइनस 4 थीटा, यानी थीटा बराबर π/6। एक ही मान आया, और थीटा बराबर π/6 पर यहाँ डबल डेरिवेटिव में रखेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, ये 2π/6 और वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि थीटा बराबर π/6 पर क्या आएगा, महत्तम मान आएगा। तो यानी कि जो फंक्शन एरिया दे रखा था आपको, एस आपने लिखा, ये किस बिंदु पर मैक्सिमम होगा, जब थीटा बराबर π/6 होगा, और थीटा बराबर π/6 होगा। फिर अगले क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं। तो ये जो एरिया निकाला आपने, तो निश्चित रूप से कहाँ थीटा बराबर π/6, अब थीटा बराबर π/6 लिखेंगे, ये π/6, ये π/6, ये आपका π/3 हो गया, ये भी π/6 हो जाएगा, ये π/3 है, ये 2π/3, दोनों एंगल ये वाले भी बराबर होंगे,
तो ये भी पाई/6 हो गए, यानी कि ये एंगल कितना हो गया पाई/3, ये भी पाई/3 और ये भी पाई/3, यानी थीटा बराबर पाई/6 आ गया। तो सर्किल में बनने वाले त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए। तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, पहले जो भाषा में लिखा है उसके हिसाब से फंक्शन बनाना होता है, फिर उस फंक्शन को एक अज्ञात राशि के पदों में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आपने थीटा के पदों में किया है। फिर उस फंक्शन को अपन उच्चस्थ निम्नस्थ निकालने के जो तरीके हैं उनसे आप डिफरेंशिएट की सहायता से उनका उच्चस्थ निम्नस्थ मान निकालते हैं। यहाँ उच्चस्थ मान और अधिकतम मान समान आता है, तो इसलिए थीटा बराबर पाई/6 पर ही आ गया। और थीटा बराबर पाई/6 पर ट्राइंगल कैसा बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो फाइनली ये सिद्ध हो गया कि सर्किल में जो बड़े से बड़ा त्रिभुज आप बना सकते हैं वो समबाहु त्रिभुज होगा। तो इस तरह के रिजल्ट ये सिमेट्री वाले रिजल्ट कहलाते हैं। तो इन रिजल्ट को आप सीधे सीधे याद करेंगे। एक और रिजल्ट देखते हैं ऐसा ही। हाँ, ये देखते हैं, दिए वृत्त में बनने वाले आयत का क्षेत्रफल तब अधिकतम होगा जबकि वह वर्ग हो। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। ये भी आपकी 12th वाली बुक में दे रखा है, सभी जगह प्रूफ दे रखे होते हैं, नहीं भी हैं तो आप इनको कर सकते हैं। पहले फंक्शन बनाएंगे, दोबारा पढ़ लें एक बार। द मैक्सिमम रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्किल इज ए स्क्वायर, यानी कि किसी भी वृत्त में जो बड़े से बड़ा आयत बना सकते हैं वो आयत कौन सा होगा, वर्ग होगा। यानी कि ये आपने आयत बना लिया, ABCD, ओ इसका केंद्र ले लिया, सपोज ओ केंद्र है। अब इसकी त्रिज्या आप मान लेंगे पहले की तरह, वही त्रिज्या R है। अब R की सहायता से आप क्या करेंगे, AB और BC निकालेंगे। AB BC को गुणा कर देंगे, वही एक थीटा मानना पड़ेगा। AB BC को गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर वो क्षेत्रफल अधिकतम या न्यूनतम कब होगा, जब इसका डेरिवेटिव 0 होगा। जब डेरिवेटिव 0 रखेंगे और जिससे जो भी एंगल आएगा, एंगल के पदों में लिखेंगे तो एंगल, और बिना एंगल के लिखते हैं तो साइड के पदों में आ जाएगा। तो वो दोनों साइड बराबर प्रूफ हो जाएंगी। बराबर प्रूफ हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे आयत जिसकी भुजा बराबर है वो वर्ग होता है। तो ये आपके रिजल्ट्स ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं और इन सबको आप याद करके रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अभी और रिजल्ट बचे हैं, वो रिजल्ट फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।